क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप किसी करीबी इंसान के आसपास हमेशा बहुत संभल कर चलते हैं, जैसे आप अंडे के छिलकों पर चल रहे हो, कि जरा सी चूक, एक गलत शब्द या नजरिया और आपके ऊपर चुप्पी की दीवार, ठंडी चुप्पी या निष्क्रिय आक्रामकता की बारिश हो जाएगी और आपको अंदर ही अंदर कसूरवार महसूस कराया जाएगा, भले ही आपको पता भी न हो कि आपकी गलती क्या थी। अगर हां, तो यह वीडियो आपके लिए आंखें खोलने वाला साबित हो सकता है। आज हम उन चिल्लाने वाले या शेखी बघारने वाले स्वार्थी लोगों की बात नहीं करेंगे, जिन्हें पहचानना आसान है। हम गोता लगाएंगे छिपे हुए नार्सिसिज्म या गुप्त आत्ममुग्धता के गहरे और अंधेरे पानी में। मैं वादा करता हूं कि इस वीडियो के अंत तक आपको उनकी रणनीतियों की क्रिस्टल क्लियर समझ मिल जाएगी। आप शायद अपने आसपास के किसी व्यक्ति को पहचान भी जाए, और सबसे जरूरी, आप समझेंगे कि खुद को बचाना कैसे है। क्या आप सहमत हैं कि शांत रहने वाले चालाक लोग जाहिर तौर पर आक्रामक लोगों से ज्यादा खतरनाक होते हैं? अभी कमेंट्स में हां या नहीं लिखकर बताइए। इससे पहले कि हम एक एक करके लक्षणों को समझना शुरू करें, आइए एक मजबूत आधार बनाते हैं। आखिर यह नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एनएपीडी, यानी आत्ममुग्धता व्यक्तित्व विकार क्या है? लोकप्रिय संस्कृति में हम सोचते हैं कि नार्सिसिस्ट वह आत्ममुग्ध व्यक्ति है जो आईने के सामने से हटता नहीं और हमेशा सेल्फी लेता रहता है। लेकिन क्लिनिकल साइकोलॉजी, नैदानिक मनोविज्ञान में यह कहीं ज्यादा जटिल और गहरा मामला है। एनपीडी क्लस्टर बी से जुड़ा एक गंभीर व्यक्तित्व विकार है, जिसकी विशेषता है खुद को बहुत महान समझने की स्थायी प्रवृत्ति, ग्रैंडियोसिटी, लगातार प्रशंसा की चाहत और दूसरों के प्रति सहानुभूति, एम्पैथी की पूर्ण कमी। यह समझना जरूरी है, नार्सिसिस्टिक लक्षणों और एक पूर्ण विकार में फर्क है। कुछ हद तक ऐसे लक्षण हम में से कई लोगों में हो सकते हैं, लेकिन पूर्ण विकार उस व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व को घेर लेता है और उसके रिश्तों को तबाह कर देता है। सबसे बड़ा मिथक जिसे हम आज तोड़ेंगे वह यह है कि सभी नार्सिसिस्ट एक जैसे होते हैं। एक होता है ग्रैंडियोस या जाहिर ओवर्ट नार्सिसिस्ट, वही अहंकारी और शोर मचाने वाला टाइप, और फिर बिल्कुल उसका विपरीत है कवर्ट, गुप्त या संवेदनशील नार्सिसिस्ट। यह शेखी नहीं बघाड़ता, बल्कि शिकायत करता है। यह मांग नहीं करता, बल्कि खुद को पीड़ित दिखाकर बड़ी चालाकी से जोड़ तोड़ मैनिपुलेट करता है। और यही नकाब, मास्किंग, इसे बेहद खतरनाक बनाता है, क्योंकि जो जड़ दिखाई नहीं देता वह ज्यादा तेजी से काम करता है। तो पहला और शायद सबसे बुनियादी लक्षण यह है अपनी अहमियत का जरूरत से ज्यादा एहसास होना। लेकिन एक छिपे हुए नार्सिसिस्ट, कोवर्ट नार्सिसिस्ट में यह भावना उसके खुले अहंकारी साथी से बिल्कुल अलग तरह से दिखाई देती है। जहां एक क्लासिक नार्सिसिस्ट अपनी उपलब्धियों, चाहे वे वास्तविक हों या मनगढ़ंत, का सीधे सीधे बखान करता है, वहीं छिपा हुआ नार्सिसिस्ट अपनी श्रेष्ठता को दबे छिपे इशारों, दूसरों को नीचा दिखाने वाले रवैये और लगातार यह महसूस करके दिखाता है कि उसे कम आंका जा रहा है। कल्पना कीजिए कि आपका कोई सहकर्मी कभी नहीं कहता, मैं डिपार्टमेंट का सबसे अच्छा प्रोग्रामर हूं, लेकिन आपके कोड पर लगातार आहें भरते हुए कहता है, हां, तुम्हारे स्तर के हिसाब से यह बुरा नहीं है। जब मैंने शुरुआत की थी, तब मैं भी ऐसी ही गलतियां करता था। या वह दोस्त जो आपके प्रमोशन की खबर पर कहता है, बढ़िया, बस दुख इस बात का है कि मेरे क्षेत्र में सब कुछ पहचान नेटवर्किंग पर निर्भर करता है, न कि असली टैलेंट पर। अगर ऐसा नहीं होता, तो मैं अब तक शीर्ष पर होता। इसे ही छिपी हुई भव्यता, कोवर्ट ग्रैंडियोसिटी कहा जाता है। वे अपनी महानता का ढिंढोरा नहीं पीटते, बल्कि वे आपको उनके सामने अपनी कमियां महसूस कराकर अपनी महानता महसूस करवाते हैं। वे ऐसा माहौल बनाते हैं जहां उनकी प्रतिभा, उनके दुख और उनकी बुद्धिमत्ता कुछ ऐसी असाधारण चीजें हैं जिन्हें यह साधारण दुनिया समझ ही नहीं सकती। वे इस बारे में बात कर सकते हैं कि वे आम लोगों से मिलकर कितना ऊब जाते हैं, या सतही बातों से वे कितने थक जाते हैं। यह खुद को बड़ा दिखाने का एक अप्रत्यक्ष तरीका है,
जो उतना ही प्रभावी ढंग से काम करता है। वे खुद को सीधे तौर पर किसी ऊंचे आसन पर नहीं बिठाते। वे बस यह जोर देते हैं कि बाकी सबके लिए उपलब्धि की सीमा कितनी कम है। इस व्यवहार के पीछे वही पुरानी गहरी धारणा छिपी होती है कि वे विशेष और अद्वितीय है। फर्क बस इतना है कि इसे ऐसे पेश किया जाता है जैसे वे दुनिया से निराश है, क्योंकि यह उनकी प्रतिभा को पहचान नहीं पाई। इसकी मिसाल उस अनदेखे जीनियस की हो सकती है जो पार्टी में एक कोने में बैठकर मस्ती करती भीड़ को तिरस्कार भरी नजर से देखता है और अपने पूरे हाव भाव से यह दिखाता है कि वह इस साधारण हंगामे से कितना ऊपर है। दूसरा लक्षण, जो पहले वाले से बहुत करीब से जुड़ा हुआ है, वह है असीम सफलता, ताकत, चमक दमक, सुंदरता या आदर्श प्रेम की कल्पनाओं में डूबे रहना। एक स्पष्ट आत्ममुग्ध व्यक्ति, ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट, इन कल्पनाओं को अक्सर जुबान पर ले आता है। वह आपको अपनी भविष्य की व्यावसायिक सल्तनतों के बारे में, दुनिया को जीतने के बारे में, या जिस आदर्श, लगभग दैवीय प्रेम की वह तलाश कर रहा है, उसके बारे में बताएगा। लेकिन एक गुप्त आत्ममुग्ध व्यक्ति, कवर्ट नार्सिसिस्ट, इन कल्पनाओं को अपने तक ही सीमित रखता है, पर उन्हीं में जीता है। उसकी आंतरिक वास्तविकता वास्तविक जीवन से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण और रंगीन होती है। यह उसकी वास्तविकता से अलगाव में साफ दिखता है। उदाहरण के लिए, वह सालों तक एक कम तनख्वाह वाली नौकरी में टिका रह सकता है, लेकिन अपने मन में वह एक विलक्षण रणनीतिकार होता है जो अपनी शक्ति दिखाने के लिए बस सही मौके का इंतजार कर रहा होता है। वह अपने वास्तविक रिश्तों को नजरअंदाज कर सकता है, क्योंकि उसके दिमाग में एक आदर्श साथी की छवि बसी है जिसके साथ उसका ब्रह्मांडीय जुड़ाव होगा, और उसके वर्तमान सभी साथी उस आदर्श की महज एक फीकी परछाई है। आप यह उसके भविष्य के बारे में बात करने के तरीके से समझ सकते हैं। उसकी योजनाएं अक्सर धुंधली होती है, उनमें कोई ठोस जानकारी नहीं होती, लेकिन वे अतिरंजित, पाठोस बातों से भरी होती है। वह यह नहीं कहेगा, मैं पदोन्नति पाने के लिए मार्केटिंग का कोर्स करूंगा, बल्कि वह कहेगा, एक दिन मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा जो इस पूरे उद्योग को बदल देगा। कल्पनाओं की यह दुनिया उसकी अपनी असुरक्षाओं और वास्तविक असफलताओं से बचने के लिए एक पनाहगाह का काम करती है। जब जीवन उसे झटका देता है, तो वह अपनी गलतियों का विश्लेषण नहीं करता, बल्कि एक काल्पनिक दुनिया में भाग जाता है जहां वह पहले ही जीत चुका होता है। यह उसकी जीवन की साधारण चीजों में आनंद न ले पाने की असमर्थता को भी समझाता है। भूमध्य सागर में याट पर घूमने की उसकी मानसिक यात्राओं की तुलना में आपके फार्म हाउस की छुट्टियों की खुशी उसे तुच्छ और ओछी लगेगी। वह एक ऐसी फिल्मी स्क्रिप्ट में जीता है जहां वह मुख्य किरदार है और बाकी सब सिर्फ भीड़ है जो उसके इरादों की गहराई को नहीं समझते। इसका एक स्पष्ट उदाहरण यह है, वह ऐसे लोगों को तुच्छ समझता है जो सफल है, उन्हें नवधनाढ्य या बेवकूफ कहता है, जबकि खुद सफलता पाने के लिए कुछ नहीं करता, क्योंकि उसकी कल्पनाओं में उसकी जन्मजात प्रतिभा की पहचान के तौर पर सफलता खुद ब खुद उसके पास आनी चाहिए। तीसरा लक्षण है खुद को बहुत ही खास और अद्वितीय समझने का गहरा विश्वास। नार्सिसिस्ट, आत्ममुग्ध व्यक्ति, सच में मानता है कि वह बाकियों से अलग है और उसे केवल वही लोग समझ सकते हैं जो या तो उसके जितने ही खास हों या फिर ऊंचे ओहदे वाले हों। भव्य, ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट में यह लक्षण घमंड और स्नोबिज्म, अभिजात्य दिखावा, के रूप में सामने आता है। वह प्रभावशाली लोगों से जान पहचान, गुप्त या प्राइवेट पार्टियों में शामिल होने और एक्सक्लूसिव चीजों का मालिक होने का दिखावा करता है, जबकि छिपा हुआ, कवर्ट नार्सिसिस्ट अपनी अद्वितीयता को कष्टों और अलग होने के माध्यम से प्रदर्शित करता है। वह खुद को एक जटिल व्यक्तित्व या बहुत ही संवेदनशील आत्मा वाला इंसान बताता है। उसकी समस्याएं महज समस्याएं नहीं होती, वे अस्तित्व संबंधी त्रासदी होती हैं जिन्हें आम इंसान की समझ से परे माना जाता है। यदि आपका दफ्तर में खराब दिन रहा है, तो वह इसे सिस्टम के साथ एक ऐसी जंग बताएगा
जो उसकी आत्मा को तोड़ने पर आमादा है। और अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, तो उसका सूक्ष्म भावनाओं पर बना पूरा संसार ही नष्ट हो गया है। वह अपनी इस कथित जटिलता और संवेदनशीलता को एक विशिष्ट पहचान, एक अभिजात वर्ग, एलिट क्लास का प्रमाण मानता है। वह अपने आसपास रहस्य का एक घेरा बना सकता है, पहेलियों में बात कर सकता है। यह इशारा करता है कि उसकी एक गहरी आंतरिक दुनिया है, जहां आपको प्रवेश की अनुमति नहीं है। यह उसकी पसंद और शौक में भी नजर आता है। वह हर लोकप्रिय और सामूहिक चीज को घटिया या सस्ता माल कहकर तिरस्कार की नजर से देखता है। उसकी पसंदीदा फिल्में, संगीत और किताबें हमेशा कुछ अंडरग्राउंड, भूमिगत, निश, विशेष या हर किसी के लिए नहीं वाली होती है। इस तरह वह खुद को चुने हुए लोगों की उस श्रेणी का हिस्सा मानता है जो सच्ची कला की कद्र करना जानते हैं। अगर आप उसके शौक में हिस्सा लेने की कोशिश भी करेंगे, तो वह शायद आपको नीची निगाह से देखेगा, ये इशारा करते हुए कि आप इसकी पूरी गहराई कभी नहीं समझ पाएंगे। खुद की इस अद्वितीयता में विश्वास उसके साथ एक समान, बराबर संबंध बनाना लगभग नामुमकिन बना देता है। वह हमेशा आपको थोड़ा तिरस्कार से देखेगा, भले ही वह इसे विनम्रता या उदासी के मुखौटे के पीछे छिपाने की कोशिश करे। जरा उस व्यक्ति को याद कीजिए जो आपकी किसी भी समस्या पर जवाब देता है, हाँ, यह सब तो ठीक है, लेकिन मेरी मुश्किलें कहीं ज्यादा जटिल है। बस यही वह पहचान है। अब बात करते हैं चौथे लक्षण की, अत्यधिक प्रशंसा की चाह या तारीफों की जबरदस्त मांग। यह वह ईंधन है जिस पर नार्सिसिस्ट का इंजन चलता है। इसे ही इसका नार्सिसिस्टिक सप्लाई या ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। खुला या ग्रैंड नार्सिसिस्ट, ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट, तो खुलेआम तारीफ मांगता है। उसे कॉम्प्लीमेंट्स, प्रशंसा और तालियों की अपेक्षा रहती है। वह तारीफें उगलवाने के लिए फंसाने वाले सवाल पूछता है, जैसे मेरा नया प्रोजेक्ट कैसा लगा, कमाल का है ना। छिपा हुआ, कोवर्ट नार्सिसिस्ट थोड़ा सूक्ष्म तरीके से काम करता है, लेकिन उसकी तारीफों की जरूरत जरा भी कम नहीं होती। वह अपनी सप्लाई सहानुभूति, सिंपैथी, दया और अपने पीड़ित होने की प्रतिभा की पहचान के जरिए हासिल करता है। वह लगातार बताएगा कि उसकी जिंदगी कितनी मुश्किल है, उसे कोई नहीं समझता और दुनिया उसके साथ कितना अन्याय कर रही है। और ऐसे रिश्तों में आपका काम होता है उसे दिलासा देना, सपोर्ट करना और यह कहना कि वह कितना मजबूत, प्रतिभाशाली और खास है, जो इतनी अविश्वसनीय मुश्किलों का सामना कर रहा है। वह जानबूझकर अपनी उपलब्धियों को कम करके आंकेगा ताकि आप उसे मनाना शुरू कर दें। मिसाल के तौर पर, वह आपको अपनी कोई पेंटिंग दिखाता है और कहता है, अरे, ये तो बस ऐसी ही कोई चीज है, कुछ खास नहीं। ध्यान रखें, ये एक जाल है। उसका अपेक्षित जवाब होता है, क्या बात कर रहे हो, ये तो शानदार है, तुम इतने टैलेंटेड हो, खुद को कम क्यों आंकते हो। अगर आप बस सहमति जता देते हैं और कहते हैं, हाँ ठीक है, तो आप उसे नार्सिसिस्टिक चोट पहुंचा देंगे और वह इसका बदला आपसे चुपचाप और शांत इंतकाम के जरिए लेगा। वह बुद्धिमान सलाहकार या गुरु की भूमिका निभाकर भी सप्लाई हासिल करता है। वह आपको बिना मांगे सलाह देगा, लेक्चर देगा और फिर आपकी कृतज्ञता और उसके अधिकार को स्वीकार करने से आनंद उठाएगा। उसकी प्रशंसा की जरूरत कभी खत्म नहीं होती। आप उसे कितना भी सपोर्ट और तारीफ दे, यह हमेशा कम ही रहेगा। यह बिल्कुल एक छेदों वाली बाल्टी की तरह है जिसे भरा नहीं जा सकता। जैसे ही प्रशंसा के एक हिस्से का असर खत्म होता है, उसे तुरंत नया डोज चाहिए होता है। अगर वह उसे नहीं मिलता, तो वह उदास हो जाता है, चिड़चिड़ाने लगता है या फिर अपने नाजुक अहंकार को संभालने के लिए आपको नीचा दिखाना शुरू कर देता है। उस दोस्त की कल्पना कीजिए जो आपको केवल अपनी जिंदगी की शिकायतें घंटों तक सुनाने के लिए फोन करता है और जैसे ही आप अपने बारे में बताने की कोशिश करते हैं, वह बीच में ही आपको टोक देता है। पांचवी निशानी है हकदारी का गहरा एहसास, यानी एंटाइटलमेंट की भावना। इस आत्ममुग्ध व्यक्ति, नार्सिसिस्ट, को सचमुच यह यकीन होता है कि सब लोग उसके लिए काम करने के लिए ही बने हैं।
उसे लगता है कि लोग उसके लिए झुके, उसे वीआईपी ट्रीटमेंट दे और उसकी हर इच्छा बिना किसी सवाल के तुरंत पूरी होनी चाहिए। नियम, कानून, सामाजिक मर्यादाएं, ये सब तो आम लोगों के लिए बने हैं, उसके लिए नहीं। दिखावटी नार्सिसिस्ट तो खुलेआम खास बर्ताव की मांग करेगा। अगर रेस्टोरेंट में उसकी टेबल सबसे अच्छी नहीं है, तो वह वहां हंगामा खड़ा कर देगा। वह लाइन तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे लगता है कि उसका समय बाकी सब लोगों से ज्यादा कीमती है। वहीं छिपा हुआ नार्सिसिस्टा इस भावना को अलग तरह से दिखाता है, निष्क्रिय आक्रामकता और रूठने के जरिए। वह चिल्लाएगा नहीं, बल्कि अगर आप उसकी अनकही इच्छा नहीं पहचान पाए, तो वह आपको ठंडा बर्ताव या सन्नाटे वाली चुप्पी से सजा देगा। उदाहरण के लिए, आप दोनों ने फिल्म देखने जाने का प्लान बनाया, लेकिन वह तो पार्क जाना चाहता था। वह यह बात सीधे नहीं बताएगा, पर रात भर मुंह फुलाकर बैठा रहेगा, आहें भरेगा और आपके पूछने पर कहेगा, सब ठीक है। वह आपको यह महसूस कराएगा कि यह आपकी गलती है कि आप उसके मन की बात नहीं पढ़ पाए और उसके अनकहे अरमानों को आपने अपने अरमानों से ऊपर नहीं रखा। यह हकदारी की भावना जीवन के हर क्षेत्र में फैल जाती है। वह मानता है कि उसे आपका समय, आपकी ऊर्जा और आपके संसाधनों पर पूरा हक है और बदले में उसे कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। वह आपको रात के 3 बजे भी फोन करके अपना दुखड़ा रोने लग सकता है, और अगर आप कहेंगे कि आप सोना चाहते हैं, तो वह सचमुच नाराज हो जाएगा। वह आपकी चीजें या पैसे बिना पूछे ले सकता है, क्योंकि उसे लगता है कि नजदीकी रिश्तों में कोई सीक्रेट नहीं होना चाहिए। असलियत यह है कि इस सब के पीछे यह विश्वास होता है कि आपकी सीमाएं, बाउंड्रीज, उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। उसकी जरूरतें हमेशा सबसे ऊपर होती है। अगर आप अपनी हदें तय करने की कोशिश करेंगे, तो वह इसे व्यक्तिगत अपमान और विश्वासघात मानेगा। वह आपको स्वार्थी, भावनाहीन होने का या उससे प्यार न करने का इल्जाम लगा सकता है। यह हेरफेर, मैनिपुलेशन का एक शक्तिशाली हथियार है, जो आपको उसकी खामोश आलोचना से बचने के लिए लगातार अपने हितों का बलिदान देने पर मजबूर करता है। उदाहरण, आपका साथी उम्मीद करता है कि अगर उसका मूड खराब है, तो आप अपने सारे काम छोड़कर तुरंत उसके पास भाग कर आए, और अगर आपके कोई और प्लान है, तो वह आपसे रूठ जाता है। छठा लक्षण, जो सबसे विनाशकारी भी है, वह है लोगों का इस्तेमाल करना या पारस्परिक शोषण। सीधे शब्दों में कहें तो एक नार्सिसिस्ट अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए दूसरों का इस्तेमाल करता है। उसके लिए लोग भावनाओं और इच्छाओं वाले इंसान नहीं होते, बल्कि वे सिर्फ साधन, औजार या एक फंक्शन होते हैं। ग्रैंडियोस या मुखर नार्सिसिस्ट यह काम खुले तौर पर और बेशर्मी से करता है। वह साफ साफ कह सकता है, मैं उससे दोस्ती रखता हूं क्योंकि उसके पिताजी के ऊंचे संपर्क हैं। जब तक उसे आपसे कुछ चाहिए, वह आपको मक्खन लगाएगा और लुभाएगा, लेकिन जैसे ही उसका काम हो जाएगा, वह आप में सारी दिलचस्पी खो देगा और हो सकता है कि मिलने पर आपको नमस्ते तक न कहे। वहीं कवर्ट या छुपा हुआ नार्सिसिस्ट दोस्ती, प्यार या मदद के मुखौटे के पीछे लोगों का शोषण करता है। वह आपको दोषी महसूस कराकर, कर्तव्य की दुहाई देकर और आपकी दया पर खेलकर बड़ी चतुराई से अपना काम निकालता है। वह स्थिति को ऐसे पेश करेगा कि उसकी मदद करके आप अपना कोई पवित्र कर्तव्य निभा रहे हैं या एक अच्छे नेक इंसान होने का सबूत दे रहे हैं। उदाहरण के लिए, वह आपको अपनी दुखभरी कहानियां सुनाकर आपसे लगातार पैसे उधार मांग सकता है, लेकिन उन्हें वापस लौटाने में कभी जल्दी नहीं करेगा। अगर आप उसे कर्ज याद दिलाते हैं, तो वह आपको लालची होने का इल्जाम लगाएगा और कहेगा, मैंने सोचा था कि हम दोस्त हैं, पर तुम्हें पैसों की ज्यादा फिक्र है। वह आपको भावनात्मक कूड़ेदान की तरह इस्तेमाल कर सकता है, आप पर अपनी सारी नकारात्मकता उड़ेल सकता है। लेकिन जब आपको सहारे की जरूरत होगी, तो वह अचानक बहुत व्यस्त हो जाएगा या बस आपकी समस्याओं को यह कहकर टाल देगा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। रोमांटिक रिश्तों में यह शोषण अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। नार्सिसिस्ट के लिए उसका साथी एक संसाधन होता है, प्रशंसा, देखभाल,
आर्थिक सहायता या सामाजिक रुतबे का स्रोत। वह आपकी सारी शक्ति चूसता रहेगा जब तक कि आप पूरी तरह थक कर चूर न हो जाए। और जब आप किसी काम के नहीं रह जाते, तो वह आपको फेंक कर एक नया स्रोत ढूंढ लेता है। वह सच्ची भावना या ईमानदारी से कुछ भी वापस देने में सक्षम नहीं होता। उसका हर अच्छा काम दयालुता नहीं, बल्कि एक निवेश होता है। वह आपके लिए कुछ तभी करता है जब उसे उम्मीद होती है कि बदले में उसे कुछ बहुत बड़ा मिलेगा। यह मानवीय रिश्तों के प्रति एक ठंडा गणनात्मक रवैया है, जो अक्सर संवेदनशीलता और कोमलता के मुखौटे के पीछे छिपा होता है। इसका सबसे सटीक उदाहरण वह दोस्त है जिसे आपका अस्तित्व तभी याद आता है जब उसे घर बदलने, पैसे उधार लेने या मुफ्त में विशेषज्ञ सलाह चाहिए होती है। सातवां लक्षण, और जो नार्सिसिज्म का मूल भी है, वो है सहानुभूति या पर अनुभूति, एम्पैथी का अभाव। एक नार्सिसिस्ट या तो दूसरों की भावनाओं और जरूरतों को पहचानना जानता ही नहीं, या फिर जानना चाहता ही नहीं। वो खुद को आपकी जगह पर रखकर दुनिया को आपके नजरिए से देख ही नहीं पाता। आपके आंसू, आपका दर्द, आपकी खुशी, उसके लिए ये सिर्फ हवाई बातें हैं, या अगर बहुत बुरा हुआ तो एक बेकार की रुकावट। एक दिखावटी, ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट खुलेआम अपनी उदासीनता दिखा सकता है। वो आपकी मुसीबत पर हंस सकता है, ऐसी क्रूर बातें कह सकता है कि उसे अंदाजा भी नहीं होता कि इससे आपको कितना दुख पहुंच रहा है, या वो बस आपकी भावनाओं को अनदेखा कर देता है। वहीं एक छिपा हुआ कोवर्ट नार्सिसिस्ट सहानुभूति का ढोंग कर सकता है, लेकिन यह नकल हमेशा झूठी होती है और सिर्फ उसके अपने मतलब को पूरा करती है। वो सांत्वना के सही शब्द कह सकता है, आपको गले भी लगा सकता है, लेकिन आपको बस एक ठंडक और खोखलापन महसूस होगा। उसकी सहानुभूति सतही होती है। वो सिर्फ इसलिए हमदर्दी दिखाएगा ताकि वो खुद को एक अच्छा और समझदार दोस्त साबित कर सके और तारीफें बटोर सके। लेकिन जैसे ही बातचीत का केंद्र उससे हट जाता है, उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। उदाहरण के लिए, आप उसे अपनी किसी बड़ी समस्या के बारे में बता रहे हैं। पहले 5 मिनट वो शायद सिर हिलाएगा और कहेगा, अरे बाप रे, कितना भयानक है, मुझे तुम्हारी बहुत हमदर्दी है। और फिर अचानक आपको बीच में टोक कर कहेगा, खैर, समस्याओं की बात छोड़ो, तुम्हें पता है कल मेरे साथ क्या हुआ? और इसके बाद उसकी अपनी, कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण पीड़ाओं पर 1 घंटे का एकतरफा भाषण, मोनोलॉग शुरू हो जाता है। भरोसे के पल में आपने अपनी जिन कमजोरियों और संवेदनशील बातों का खुलासा किया था, भविष्य में वो उन्हीं का इस्तेमाल आपके खिलाफ कर सकता है। सहानुभूति की यह कमी उसे ऐसी अविश्वसनीय क्रूरता के लायक बना देती है जिसे वो खुद क्रूरता मानता ही नहीं। उसे सच में समझ नहीं आता कि आप उसकी रचनात्मक आलोचना, जो असल में एक छिपा हुआ अपमान है, पर क्यों नाराज हो रहे हैं। उसे यह भी समझ नहीं आता कि आप दूसरों के साथ उसके फ्लर्ट करने से दुखी क्यों है, जबकि वो तो बस बात कर रहा था। यह भावनात्मक बहरापन, इमोशनल डेफनेस, उसकी सबसे खतरनाक विशेषताओं में से एक है, क्योंकि यह उसे अपनी भावनाओं को समझाने या उस तक पहुंचने की हर कोशिश को पूरी तरह से व्यर्थ कर देती है। आप एक भावनात्मक दीवार से बात कर रहे होते हैं। इसका एक उदाहरण, एक व्यक्ति जो अपने पार्टनर का जन्मदिन भूल जाता है, और जब पार्टनर नाराज होता है तो वह जवाब देता है, अरे, ये छोटी छोटी बातें क्या है, मेरे पास इससे कहीं ज्यादा जरूरी काम थे। आठवां लक्षण है ईर्ष्या, जलन के प्रति उनका दोहरा रवैया। नार्सिसिस्ट या तो लगातार दूसरों से जलता रहता है, या फिर उसे पूरा यकीन होता है कि दुनिया में हर कोई उससे जलता है। असल में ये दोनों स्थितियां गहराई से जुड़ी हुई है, और इसलिए पैदा होती है क्योंकि वो हमेशा खुद की तुलना अपने आसपास के लोगों से करते रहते हैं। नार्सिसिस्ट की जलन सिर्फ यह चाहत नहीं होती कि जो दूसरे के पास है वो मेरे पास हो। यह एक जहरीला, पूरी तरह से हावी होने वाला एहसास होता है, जो उसे उस व्यक्ति से नफरत करवाता है जिससे वो जलता है, और वो उसे खत्म कर देने की इच्छा रखता है। वो आपकी सफलता से, आपके टैलेंट से, आपके खुशहाल रिश्तों से
और आपके मन की शांति से जलता है। अगर आपने कुछ हासिल किया है, तो वो कभी भी दिल से आपके लिए खुश नहीं होगा। उसकी प्रतिक्रिया या तो आपके काम को नीचा दिखाने की होगी या फिर ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश होगी। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने एक नई कार खरीदी। वो कहेगा, प्यारी है, पर सच कहूं तो रंग इतना प्रैक्टिकल नहीं है और मॉडल भी थोड़ा पुराना हो गया है। मैं तो बिल्कुल ही अलग क्लास की गाड़ी देख रहा हूं। वो आपकी उपलब्धि को आसानी से स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि यह उसकी श्रेष्ठता के एहसास को ठेस पहुंचाता है। जिस क्षेत्र में आप सफल हैं, वो तुरंत उसी क्षेत्र में आपके साथ मुकाबला करना शुरू कर सकता है, सिर्फ यह साबित करने के लिए कि वो आपसे बेहतर है। अगर वो छिपा हुआ नार्सिसिस्ट है, तो वो अपनी जलन को निष्क्रिय आक्रामकता, पैसिव एग्रेशन या शिकायत के माध्यम से व्यक्त करेगा। वो कहेगा, बेशक तुम्हारे लिए सब आसान है, तुम्हें सपोर्ट मिलता है, मगर मैं सब कुछ अकेले हासिल करता हूं, इसलिए मेरे लिए इतना मुश्किल है। इस सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि उसे यह पक्का यकीन होता है कि उसके आसपास के सभी लोग उससे जलते हैं। यह उसके खुद के एहसासों का प्रोजेक्शन है। वह अपनी ही जलन को दूसरों पर थोप देता है। किसी भी आलोचना, किसी भी असहमति या किसी भी असफलता को वो यह कहकर समझा सकता है कि लोग बस उससे जलते हैं। अगर उसका कोई प्रोजेक्ट फेल हो गया, तो इसलिए क्योंकि जलने वालों ने उसके काम में रुकावटें डाल दी। अगर उसका पार्टनर उसे छोड़कर चला गया, तो इसलिए क्योंकि वो उसकी सफलता और टैलेंट को सहन नहीं कर सका। यह विश्वास उसके नाजुक अहंकार को वास्तविकता से टकराने से बचाता है। यह उसे अपनी असफलताओं की जिम्मेदारी न लेने और अपनी महानता का भ्रम बनाए रखने की अनुमति देता है। उसकी दुनिया में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा या किसी और की खुशी के लिए सच्ची खुशी जैसी कोई जगह नहीं है। वहां सिर्फ एक पदानुक्रम है जिसमें उसे शीर्ष पर होना चाहिए, और इस व्यवस्था में जलन, चाहे उससे हो या उसे हो, ही मुख्य मुद्रा है। नौवां लक्षण है घमंड, अक्खड़पन और अहंकार भरा रवैया दिखाना। यह उसकी श्रेष्ठता और हक का बोध, एंटाइटलमेंट का सीधा परिणाम होता है। नार्सिसिस्ट दुनिया को नीची नजरों से देखता है, और यह उसके बात करने के ढंग, हाव भाव और नजरिए में साफ झलकता है। जो ग्रैंडियोस जाहिर नार्सिसिस्ट होता है, वह खुलकर अपना अक्खड़पन दिखाता है। वह बीच में टोकेगा, ज्ञान देगा, दब्बू लहजे में बात करेगा, व्यंग्यात्मक टिप्पणियां करेगा, और जब आप बोलेंगे तो आंखें घुमाएगा। वह सेवा कर्मियों जैसे वेटर, टैक्सी ड्राइवर या सलाहकार को दोयम दर्जे के लोगों की तरह मानता है। वह उनके साथ रूखा और अत्यधिक मांग करने वाला हो सकता है। वहीं गुप्त नार्सिसिस्ट अपना अहंकार ज्यादा सूक्ष्म, सटल तरीकों से दिखाता है। जैसे जब आप अपनी खुशी बताते हैं, तो वह आपको दया भरी कॉन्डिसेंडिंग मुस्कान देगा। वह आपसे इस तरह बात करेगा जैसे आप कोई नासमझ बच्चे हो, धैर्य से आपको जाहिरी बातें समझाएगा। वह अपनी बौद्धिक श्रेष्ठता, इंटेलेक्चुअल सुपीरियोरिटी दिखाने के लिए जटिल शब्दों का उपयोग करके बौद्धिक घमंड दिखाएगा, ताकि आप खुद को बेवकूफ महसूस करें। उसका अहंकार अक्सर ईमानदारी या स्पष्टवादिता की आड़ में छिपा होता है। वह आपको कोई अपमानजनक बात कहेगा और फिर जोत देगा, देखो, मैं तो सच कह रहा हूं, मुझे पाखंड दिखावा पसंद नहीं। असल में यह सिर्फ आपको नीचा दिखाने और आपके दम पर खुद को ऊंचा उठाने का एक तरीका होता है। वह महफिल में आपको नजरअंदाज कर सकता है, ऐसे दिखाएगा जैसे वह आपको देख ही नहीं रहा है, या आपके सवालों का जवाब एक शब्द में देगा, अपनी अरुचि दिखाते हुए। यह निष्क्रिय, पासिव अहंकार का एक रूप है। वह आपसे बहस नहीं करेगा, वह बस आपको यह महसूस कराएगा कि आपकी राय इतनी तुच्छ है कि उस पर चर्चा करना भी बेकार है। यह अहंकार एक सुरक्षा तंत्र, डिफेंसिव मैकेनिज्म है। दिल की गहराई में नार्सिसिस्ट खुद को तुच्छ और हीन महसूस करता है। अपने चारों ओर श्रेष्ठता का आभामंडल, ऑरा बनाकर और सभी को तुच्छ समझकर वह अपने आंतरिक खालीपन की भरपाई करने की कोशिश करता है। वह अहंकार का एक किला बनाता है,
ताकि कोई उसके असली डरे हुए स्व को न देख पाए। इसीलिए अगर आप उसे उसकी जगह दिखाने या उसके अहंकार को इंगित करने की कोशिश करते हैं, तो आपको भयंकर विरोध का सामना करना पड़ेगा। आप उसके व्यक्तित्व की नींव पर, उस दिखावे पर हमला कर रहे हैं जिसे उसने अपनी पूरी जिंदगी बद्दी सावधानी से बनाया है। याद कीजिए, जब किसी ने दोस्ताना तरीके से आपको कोई ऐसी सलाह दी हो जो असल में आपकी जीवन शैली, रूप रंग या आपके चुनावों की छिपी हुई आलोचना थी। 10वां और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण जो नार्सिसिस्टिक गतिशीलता की पूरी समझ की कुंजी है, वह है अविश्वसनीय रूप से नाजुक अहंकार, फ्रैजाइल ईगो, जो आत्मविश्वास या कभी-कभी दुख के मुखौटे के पीछे छिपा रहता है। रक्षा तंत्रों की यह पूरी जटिल प्रणाली, यानी आत्म महत्व की अतिरंजित भावना, ग्रैंडियोसिटी, अहंकार और कल्पनाएं, यह सब रेत की नींव पर खड़ा है। यह नींव और कुछ नहीं बल्कि शर्म, हीन भावना और तुच्छता का वह गहरा एहसास है जिसे एक नार्सिसिस्ट महसूस तो करता है, लेकिन कभी खुद से भी नहीं मानता। वह आलोचना, निंदा और अस्वीकृति, रिजेक्शन से बुरी तरह डरता है। किसी भी छोटी से छोटी टिप्पणी या असहमति को वह सुझाव के तौर पर नहीं लेता, बल्कि इसे अपनी पूरी हस्ती पर एक पूर्ण हमला मानता है। इसे ही नार्सिसिस्टिक आघात, नार्सिसिस्टिक इंजरी कहा जाता है। इस आघात की प्रतिक्रिया होती है नार्सिसिस्टिक गुस्सा, नार्सिसिस्टिक रेज। यह केवल चीखने, चिल्लाने और खुले तौर पर आरोप लगाने वाली आक्रामकता तक सीमित नहीं है, जो आमतौर पर भव्य, ग्रैंडियोज नार्सिसिस्टों में देखी जाती है। एक छिपा हुआ, कोवर्ट नार्सिसिस्ट अक्सर निष्क्रिय गुस्सा दिखाता है। वह आपको बर्फीली चुप्पी, साइलेंट ट्रीटमेंट से सजा देगा, जो दिनों या हफ्तों तक चल सकती है। वह जानबूझकर आपके काम बिगाड़ेगा, गलती से आपकी विनती भूल जाएगा और पीठ पीछे आपके बारे में गपशप फैलाएगा। उसने जो दर्द महसूस किया और आपने उसके परिपूर्णता पर शक करने की जो हिम्मत की, उसकी कीमत वह आपसे जरूर वसूल करेगा। यह नाजुकता ही उसकी नियंत्रण की असामान्य जरूरत, पैथोलॉजिकल नीड फॉर कंट्रोल, की व्याख्या करती है। नार्सिसिस्टिक आघात के खतरे को कम करने के लिए उसे अपने आसपास सब कुछ और हर किसी को नियंत्रित करना पड़ता है। वह आपकी राय, आपकी भावनाओं और आपके व्यवहार को नियंत्रित करता है। वह आपको दोस्तों और परिवार से अलग करने की कोशिश करता है, ताकि वही आपकी वास्तविकता का एकमात्र स्रोत बन जाए। उसकी इस आंतरिक नाजुकता को समझना बहुत जरूरी है, लेकिन यह आपके अंदर इतनी ज्यादा सहानुभूति पैदा नहीं करनी चाहिए कि आप एक विनाशकारी रिश्ते में फंसे रहे। हाँ, उसके व्यवहार के मूल में गहरा दर्द है, जो अक्सर बचपन से जुड़ा होता है, लेकिन वह एक वयस्क है और अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार है, और उसका दर्द उसे आपकी जिंदगी बर्बाद करने का अधिकार नहीं देता। उदाहरण, एक व्यक्ति जिसे काम पर छोटी सी आलोचना मिली और इसके बाद वह या तो कई दिनों की निराशा, डिप्रेशन में चला जाता है, या फिर इसके विपरीत आलोचना करने वाले के खिलाफ साजिशें रचना शुरू कर देता है। अब हम सीधे हेरफेर की विशिष्ट रणनीतियों पर आते हैं, और इनमें सबसे पहली है गैस लाइटिंग। यह मनोवैज्ञानिक शोषण या मानसिक उत्पीड़न के सबसे कपटपूर्ण और विनाशकारी रूपों में से एक है। यह शब्द गैसलाइट, गैसलाइट नामक नाटक से आया है, जिसमें पति जानबूझकर अपनी पत्नी को पागल साबित करने की कोशिश करता है, जिससे वह अपनी ही वास्तविकता की समझ पर शक करने लगती है। एक नार्सिसिस्ट, आत्ममुग्ध व्यक्ति, गैसलाइटर भी ठीक यही करता है। उसका मकसद है आप पर पूरी तरह से काबू पाना। इसके लिए वह आपके आत्मविश्वास, आपकी याददाश्त, आपकी भावनाओं और आपके सही गलत होने की समझ को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। व्यवहार में यह कैसा दिखता है? वह साफ साफ बातों को नकार देगा। मान लीजिए, आपको अच्छे से याद है कि उसने आपसे कुछ करने का वादा किया था। जब आप उसे याद दिलाती हैं, तो वह बड़ी मासूमियत से हैरान होते हुए कहता है, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, यह सिर्फ तुम्हें लगा, तुम सब मनगढ़ंत बातें बना रही हो। वह यह सब इतनी दृढ़ता और आत्मविश्वास से करेगा कि आप वास्तव में अपनी याददाश्त पर शक करने लगेंगी।
वह आपकी भावनाओं को भी महत्व नहीं देगा। आप कहती हैं, जब तुमने ये कहा तो मुझे बुरा लगा, और वह जवाब देता है, तुम बहुत ज्यादा संवेदनशील हो, तुम्हें मजाक समझना ही नहीं आता, तुम हर बात दिल पर ले लेती हो। वह केवल आपसे असहमत नहीं होता, बल्कि वह आपकी भावनाओं के अधिकार को ही नकार देता है और आपकी प्रतिक्रिया को अनुचित ठहराता है। वह अपने कार्यों को आप पर थोपेगा, यानी प्रोजेक्शन करेगा। उदाहरण के लिए, हो सकता है कि वह खुद आपको धोखा दे रहा हो, लेकिन इसके बावजूद वह लगातार आप पर बेवफाई का आरोप लगाएगा, ईर्ष्या के नाटक करेगा और आपका फोन चेक करेगा। इससे आप हमेशा खुद को सही साबित करने में लगी रहती है और उसका ध्यान अपने व्यवहार से हट जाता है। समय के साथ लगातार गैसलाइटिंग का शिकार होने के बाद पीड़ित खुद पर भरोसा करना बंद कर देता है। वह सोचना शुरू कर देता है, कहीं मैं सच में पागल तो नहीं हो रही, कहीं मैं सच में सब कुछ गलत तो नहीं याद कर रही, कहीं मैं हर बात पर बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया तो नहीं दे रही। आप अपना आधार, अपनी वास्तविकता खो देते हैं और पूरी तरह से उस वास्तविकता पर निर्भर हो जाते हैं जो मैनिपुलेटर आप पर थोप रहा है। यह उसे आपके साथ कुछ भी करने की आजादी दे देता है, क्योंकि आप अब अपनी उन सहज प्रवृत्तियों पर भी भरोसा नहीं करते जो आपको खतरे का संकेत दे रही है। इसका एक उदाहरण यह है, आपका पार्टनर आपकी पसंदीदा प्याली तोड़ देता है और फिर जोर देकर कहता है कि यह आपने ही मेज के किनारे पर रखी थी, और तो और उसमें पहले से ही दरार थी। नार्सिसिस्ट के साथ रिश्ते की शुरुआत जिस पहली रणनीति से होती है, उसे लव बॉम्बिंग कहा जाता है। शुरुआत में यह नार्सिसिस्ट आपके सबसे बड़े सपनों का आइडियल पार्टनर बन जाता है। वह आप पर तारीफों, तोहफों और अटेंशन की बौछार कर देगा। वह आपसे वो सब कहेगा जो आप हमेशा सुनना चाहती थी। तुम मेरी सोलमेट हो, मैंने कभी किसी से इतना प्यार नहीं किया, हम एक दूसरे के लिए बने हैं। वह आपकी रुचियों, शौकों और मूल्यों को हूबहू कॉपी करेगा। आपको आर्ट हाउस फिल्में पसंद है, वह अचानक उनका गहरा जानकार बन जाएगा। आप जापान घूमने का सपना देखती हैं, वह कहेगा कि यह उसकी भी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। वह परफेक्ट मैच और एक कॉस्मिक कनेक्शन का भ्रम पैदा करता है। यह दौर अविश्वसनीय रूप से तीव्र और होश उड़ा देने वाला हो सकता है। वह आपको 24/7 मैसेज और कॉल करेगा। वह अपना सारा समय आपके साथ बिताना चाहेगा। तुरंत शादी, बच्चों और भविष्य की बातें शुरू कर देगा। आपको लग सकता है कि आपको अपनी किस्मत, अपना सच्चा साथी मिल गया है, लेकिन असल में यह प्यार नहीं है। यह एक ठंडी और सोची समझी चाल है। लव बॉम्बिंग का मकसद आपको जल्दी से खुद से जोड़ना, अपनी तारीफों और अटेंशन का आदी बनाना और आप में एक मजबूत इमोशनल डिपेंडेंसी पैदा करना है। वह आपके दिमाग में वह खुशी का एक मजबूत कनेक्शन बनाता है। वह ऐसा इसलिए करता है ताकि आप इस आदर्श छवि से प्रभावित होकर खतरे की पहली वार्निंग साइंस को अनदेखा कर दें। उसे पता है कि यह आदर्श मुखौटा ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा, इसलिए उसे आपको जल्द से जल्द अपने जाल में फंसाना है। जब बाद में वह अपना असली चेहरा दिखाएगा, यानी ठंडापन, क्रूरता और आपको नीचा दिखाना, तो आप विश्वास नहीं कर पाएंगी। आप उस खूबसूरत शुरुआती दौर को याद करेंगी और सोचेंगी, नहीं, वह ऐसा नहीं है, वह अच्छा है, बस अभी मुश्किल दौर चल रहा है, मुझे कोशिश करनी होगी, और वह फिर से पहले जैसा हो जाएगा। और आप उस भ्रम से चिपकी रहेंगी, उसे सब कुछ माफ करती रहेंगी, यह उम्मीद करते हुए कि वह परी कथा वापस आ जाए। लव बॉम्बिंग असल में आपकी पर्सनालिटी को पूरी तरह से नष्ट करने वाली एक बेहद दर्दनाक सर्जरी से पहले दी जाने वाली बेहोशी की दवा एनेस्थीसिया है। प्यार की बौछार, लव बॉम्बिंग के तुरंत बाद का अगला स्वाभाविक चरण है अहमियत घटाना, यानी डीवैल्यूएशन। जैसे ही नार्सिसिस्ट आत्ममुग्ध व्यक्ति को यकीन हो जाता है कि आप उनके जाल में फंस चुके हैं, कि आप उनसे प्यार करने लगे हैं और उन पर निर्भर है, वैसे ही उनके आदर्श साथी का नकाब उतरना शुरू हो जाता है। परिकथा खत्म हो जाती है और कठोर सच्चाई सामने आती है।
अहमियत घटाना आपकी आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम को योजनाबद्ध तरीके से नष्ट करने की प्रक्रिया है। शुरुआती दिनों में जिस चीज की वे तारीफ करते थे, अब वही चीज उनके लिए आलोचना और मजाक का जरिया बन जाती है। आप उनके लिए सबसे बुद्धिमान थी, अब वह कहते हैं कि आपको दुनियादारी की कोई समझ नहीं है। आप सबसे सुंदर थी, अब वह लगातार आपके बाहरी रूप रंग में कमियां निकालते हैं। आपका मजाकिया अंदाज उन्हें बहुत पसंद था, अब वह आपके चुटकुलों को बेवकूफी भरा बताते हैं। डिवैल्यूएशन सीधा हो सकता है, यानी खुलेआम अपमान करना या कठोर आलोचना करना। लेकिन जो छिपे हुए कवर्ट नार्सिसिस्ट होते हैं, उनमें यह अक्सर ढका हुआ होता है। ये लगातार दोस्ताना ताने मारते हैं, व्यंग्य करते हैं या जहरीली टिप्पणियां करते हैं, जिन्हें बाद में मजाक बताकर टाल दिया जाता है। अगर आप बुरा मानती है, तो उनका जवाब होता है, अरे, तुम मजाक भी नहीं समझती। यह हमेशा आपकी तुलना दूसरों से करना होता है, जिसमें आपको हमेशा कमतर दिखाया जाता है। जैसे, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड तो तुमसे ज्यादा अच्छा खाना बनाती थी, या देखो, माशा ने कितना वजन घटाया, बहुत बढ़िया। आपकी उपलब्धियों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देना या उनकी अहमियत को कम कर देना भी इसी का हिस्सा है। आपको प्रमोशन मिला, वह कहेंगे, अरे, तुम्हारी कंपनी में तो किसी को भी प्रमोशन मिल जाता है। इस डिवैल्यूएशन का लक्ष्य आपको निकम्मा, बदसूरत, मूर्ख या अक्षम महसूस कराना है। लेकिन वे ऐसा क्यों करते हैं? पहला कारण, आपके बल पर खुद को बड़ा साबित करना। आपको नीचा दिखाकर वह अपनी नजरों में ऊंचा उठते हैं। दूसरा कारण, आप पर अपना नियंत्रण मजबूत करना। आपका आत्मसम्मान जितना कम होता है, आप उनकी राय पर उतना ही निर्भर हो जाते हैं और उतनी ही ज्यादा कोशिश करते हैं कि आपको उनकी स्वीकृति, अप्रूवल मिले। लेकिन अब वह स्वीकृति आपको पहले की तरह कभी नहीं मिलेगी। आप एक दुष्चक्र, विषय साइकिल में फंस जाते हैं। वह आपकी अहमियत घटाते हैं, आप बुरा महसूस करते हैं, आप उनका प्यार वापस पाने के लिए बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप जितनी ज्यादा कोशिश करते हैं, वह आपको उतना ही ज्यादा डिवैल्यू करते हैं। यह चरण सालों तक चल सकता है, जो धीरे धीरे और योजनाबद्ध तरीके से आपके व्यक्तित्व को मिटा देता है। यह आपको आत्मविश्वासहीन, चिंतित और अपनी ही एक धुंधली परछाई बना देता है। यह एक धीमे जहर की तरह है, जिसे आप हर दिन लेते रहते हैं। जब नार्सिसिस्ट आपको पूरी तरह निचोड़ लेता है, जब आप भावनात्मक और नैतिक रूप से शून्य हो जाते हैं, जब आप अब उसे वह नार्सिसिस्टिक रिसोर्स नहीं दे पाते जिसकी उसे जरूरत है, तब इस ड्रामा का अंतिम चरण आता है, डिस्कार्ड। डिस्कार्ड। नार्सिसिस्ट आपको त्याग देता है, लेकिन उसका तरीका आम इंसानों जैसा नहीं होता। उसका जाना अचानक होगा, क्रूर होगा और अक्सर बिना किसी वजह या सफाई के होगा। हो सकता है कल ही उसने आपसे प्यार की कस्में खाई हो और आज वह अचानक गायब हो जाए, आपको हर सोशल मीडिया से ब्लॉक कर दे और फोन उठाना बंद कर दे। या फिर वह बेवजह एक बड़ा तमाशा खड़ा कर सकता है, आपको हर बड़ी गलती के लिए जिम्मेदार ठहराएगा और खुद को एक मासूम पीड़ित विक्टिम दिखाकर आपको एक राक्षस, मॉन्स्टर साबित करके चला जाएगा। डिस्कार्ड का मकसद महज रिश्ता खत्म करना नहीं होता। इसका मुख्य लक्ष्य होता है आपको पूरी तरह तबाह करना, अधिकतम दर्द और अपमान पहुंचाना। वह आपको एकदम टूटा हुआ महसूस कराना चाहता है, इस विचार के साथ कि सारी गलती आपकी थी और आप उसके लिए काफी अच्छे नहीं थे। अक्सर डिस्कार्ड के वक्त नार्सिसिस्ट को रिसोर्स का नया स्रोत मिल चुका होता है। वह कभी खाली नहीं जाता। वह पहले ही आपका प्रतिस्थापन, रिप्लेसमेंट ढूंढ चुका होता है और आपके साथ रिश्ते में रहते हुए ही वह उनके साथ लव बॉम्बिंग की शुरुआत कर देता है और वह आपको यह बताने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा। वह ब्रेकअप के सिर्फ एक हफ्ते बाद ही अपनी नई प्रेमिका या प्रेमी के साथ खुश तस्वीरें पोस्ट कर देता है, ताकि आपको और भी ज्यादा तकलीफ पहुंचे। पीड़ित, विक्टिम के लिए डिस्कार्ड किसी सदमे से कम नहीं होता। आप यह समझ ही नहीं पाते कि जिस इंसान ने आपसे हमेशा के प्यार की कस्में खाई थीं, वह इतनी आसानी से
ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है? आप खुद में कमियां ढूंढने लगते हैं, अपने हर कदम का विश्लेषण करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर आपसे चूक कहां हुई। लेकिन कड़वा सच ये है कि आपने कुछ गलत नहीं किया। आपका रिसोर्स बस खत्म हो चुका था। बैटरी खत्म हो गई और उसने उसे फेंक दिया ताकि एक नई बैटरी लगा सके। यह उसकी सहानुभूति, एम्पैथी की कमी का सबसे निंदनीय और अमानवीय प्रदर्शन है। आप उसके लिए कोई इंसान नहीं थे, बल्कि महज एक चीज थे। और पुरानी, टूटी हुई चीजों से कोई प्यार नहीं करता। उन्हें बस कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है। इसकी मिसाल यह है, एक पार्टनर जो 10 साल की शादी के बाद एक दिन अचानक अपना सामान उठाता है और चला जाता है, पीछे सिर्फ 3 शब्दों का एक नोट छोड़कर, या वह बस अचानक घर आना ही बंद कर देता है। लेकिन यह मत सोचिए कि डिस्कार्ड यानी दूर फेंक देना हमेशा आखिरी कदम होता है। जब एक नार्सिसिस्ट को लगता है कि उसका नया सप्लाई, संसाधन, रिसोर्स उतना अच्छा नहीं है जितने आप थे, या फिर जब वह सिर्फ बोर हो जाता है, तो वह वापस आने की कोशिश कर सकता है। इस प्रक्रिया को हुवरिंग हुवरिंग या वापस खींचना कहा जाता है। एक नार्सिसिस्ट वैक्यूम क्लीनर की तरह आपको वापस उस जहरीले रिश्ते में खींचने की कोशिश करता है। हुवरिंग के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। यह आधी रात को अचानक मैसेज में आ सकता है, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। यह आपकी किसी पुरानी तस्वीर पर गलती से किया गया लाइक हो सकता है। वह आपके कॉमन दोस्तों को बताना शुरू कर सकता है कि उसे ब्रेकअप का कितना अफसोस है और वह आपसे कितना प्यार करता है। वह आपके जन्मदिन पर फूल भेज सकता है या किसी त्योहार की बधाई दे सकता है, मानो कुछ हुआ ही न हो। वह सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर सकता है, आपको बताएगा कि आपके बिना वह कितना दुखी है, वह बीमार है या कितनी बड़ी परेशानियों से जूझ रहा है। वह फिर से लव बॉम्बिंग का तरीका अपनाएगा, वादा करेगा कि वह बदल गया है, उसने अपनी गलतियां मान ली है और अब सब कुछ अलग होगा। वह बिल्कुल वही बातें कहेगा जो आप सुनना चाहते हैं, और यह पल बहुत खतरनाक होता है। अगर आप अभी भी भावनात्मक रूप से उससे जुड़े हुए हैं, अगर आप उस दर्द से पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं, तो उस पर विश्वास करने का लालच बहुत जोरदार होगा। आप मानना चाहेंगे कि रिश्ते की शुरुआत वाला वह आदर्श व्यक्ति वापस आ गया है। आप सोचते हैं, क्या सच में वह बदल गया है? क्या मुझे उसे एक और मौका देना चाहिए? लेकिन आपको समझना होगा, नार्सिसिस्ट कभी नहीं बदलते। यह पछतावा नहीं है, यह प्यार नहीं है, यह बस अपने पुराने और सुविधाजनक सप्लाई सोर्स को वापस पाने की एक कोशिश है। जैसे ही आप झुकेंगे और वापस जाएंगे, लव बॉम्बिंग, डिवॉल्यूएशन, नजरअंदाज करना, डिस्कार्ड का चक्र फिर से शुरू हो जाएगा। और हर नए चक्र के साथ यह प्रक्रिया और तेज और अधिक विनाशकारी होती जाएगी। हुवरिंग से बचने का एकमात्र तरीका है पूर्ण और कुल संपर्क विच्छेद, टोटल कॉन्टैक्ट ब्रेकडाउन। सभी सोशल मीडिया पर, फोन पर ब्लॉक कर दे और उन सभी कॉमन मीटिंग्स या दोस्तों से बचे। कोई भी छोटी सी गुंजाइश जिसे आप छोड़ेंगे, उसका उपयोग वह आपकी जिंदगी में फिर से घुसने और उसे बर्बाद करने के लिए करेगा। नार्सिसिस्ट के व्यवहार को पूरी तरह से समझने के लिए हमें एक महत्वपूर्ण अवधारणा को समझना होगा, जिसे नार्सिसिस्टिक सप्लाई या नार्सिसिस्टिक संसाधन कहा जाता है। यह केवल सामान्य ध्यान या प्रशंसा नहीं है। यह नार्सिसिस्ट के लिए जीवनदायिनी ऊर्जा है, जो उसे दूसरों की भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से मिलती है। इस सप्लाई के बिना नार्सिसिस्ट खुद को खाली, बेकार महसूस करता है। मनोवैज्ञानिक रूप से कहें तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। उसका आंतरिक स्व इतना कमजोर और अस्थिर होता है कि उसे अपनी अहमियत को लगातार बाहरी तौर पर साबित करने की जरूरत होती है। नार्सिसिस्टिक सप्लाई दो तरह की होती है। पहली, प्राथमिक सप्लाई, प्राइमरी सप्लाई। इसमें वह प्रतिक्रियाएं आती हैं जो सीधे तौर पर उसके बढ़ढप्पन को पुष्ट करती है, जैसे तारीफ, चापलूसी, प्रशंसा, आज्ञाकारिता और पूजा। यह उसे लव बॉम्बिंग के दौरान मिलती है। लेकिन एक द्वितीयक सप्लाई, सेकेंडरी सप्लाई भी होती है, जो उतनी ही जरूरी है।
ये कोई भी मजबूत भावनात्मक प्रतिक्रिया हो सकती है, यहां तक कि नकारात्मक भी। आपके आंसू, आपका गुस्सा, आपका दर्द, आपकी पीड़ा, आपकी जलन, ये सब भी उसके लिए सप्लाई है। जब आप उसकी उकसाहट पर पलटकर चिल्लाते हैं, तो आप उसे यह बता रहे होते हैं कि आपका पर उसका नियंत्रण है, कि वह आपकी भावनाओं को प्रभावित कर सकता है। यह उसके लिए अपनी अहमियत का एक और प्रमाण है। यही वजह है कि नार्सिसिस्ट अक्सर बेवजह ड्रामा करते हैं। उन्हें आपकी प्रतिक्रिया चाहिए, कोई भी, सकारात्मक हो या नकारात्मक, इससे उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। नार्सिसिस्ट के लिए सबसे डरावनी चीज है उदासीनता, इंडिफरेंस। जब आप उस पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं, तो आप सचमुच उसकी सांसें रोक देते हैं। आप उसे उसकी सप्लाई से वंचित कर देते हैं। इसीलिए ग्रे रॉक टैक्टिक, ग्रे रॉक टैक्टिक, जिसमें आप उससे बिल्कुल रूखा, भावनाहीन और केवल काम की बात करते हैं, बचाव की सबसे प्रभावी रणनीतियों में से एक है। नार्सिसिस्ट के लिए लोग इस सप्लाई के स्रोत से ज्यादा कुछ नहीं है। वह लोगों को इस बात पर वर्गीकृत करता है कि वे उसे कितनी और किस गुणवत्ता की सप्लाई दे सकते हैं। जैसे ही स्रोत सूख जाता है, वह तुरंत नए की तलाश में निकल पड़ता है। वह एक एनर्जी वैम्पायर की तरह है, जिसे अपने अस्तित्व के भ्रम को बनाए रखने के लिए लगातार दूसरों की जीवन शक्ति की जरूरत होती है। अपने खेल में एक नार्सिसिस्ट शायद ही कभी अकेला काम करता है। उसके पास सहयोगियों की एक पूरी फौज होती है, जो जानबूझकर या अनजाने में उसकी मदद करते हैं। मनोविज्ञान की भाषा में इन्हें फ्लाइंग मंकीज कहा जाता है। यह शब्द ऑज देश के जादूगर द विजर्ड ऑफ ऑज से लिया गया है, जहां दुष्ट चुड़ैल अपने गंदे काम करवाने के लिए पंखों वाले बंदरों को भेजती थी। ठीक उसी तरह नार्सिसिस्ट भी दूसरों का इस्तेमाल अपने शिकार को परेशान करने, बदनाम करने और उसे सताने के लिए करता है। फ्लाइंग मंकी कौन बन सकता है? वे आपके साझा दोस्त, रिश्तेदार या सहकर्मी हो सकते हैं। नार्सिसिस्ट हेरा फेरी करने और अपनी मनचाही छवि बनाने में माहिर होता है। बाहरी दुनिया के लिए वह अक्सर आकर्षक, दयालु या एक पीड़ित, बेचारा व्यक्ति दिखता है। वह पहले से ही अपने आसपास के लोगों को अपने पक्ष में कर लेता है। वह उन्हें घटनाओं का एक मनगढ़ंत और तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया संस्करण सुनाता है, जिसमें वह एक नेक, पीड़ित इंसान होता है और आप एक बुरा, आक्रामक व्यक्ति। जब आप उससे अलग होते हैं, तो वह अपनी फौज को सक्रिय कर देता है। आपके साझा दोस्त अचानक आपको नजरअंदाज करना शुरू कर सकते हैं या आपको आलोचना भरी नजर से देख सकते हैं। वे आपको फोन करके कह सकते हैं, तुमने इतने अच्छे इंसान के साथ ऐसा कैसे कर दिया? वह तुम्हारी वजह से कितना दुखी है। तुम्हें उसे एक और मौका देना चाहिए। वे उसकी आवाज बन जाते हैं, उसके संदेश आप तक पहुंचाते हैं और आप पर दबाव डालते हैं। ये फ्लाइंग मंकीज आपकी जासूसी कर सकते हैं, आपके जीवन के बारे में जानकारी जमा करके नार्सिसिस्ट को देते हैं। वे आपकी प्रतिष्ठा खराब करने के लिए आपके बारे में गंदी अफवाहें फैला सकते हैं। सबसे दुखद बात यह है कि इनमें से कई लोग ईमानदारी से मानते हैं कि वे सही काम कर रहे हैं, कि वे बेचारे दुखी नार्सिसिस्ट की मदद कर रहे हैं। वे कभी उसका असली चेहरा नहीं देख पाते, क्योंकि उसने उन्हें दिखाया ही नहीं। वे सिर्फ उसका आकर्षक मुखौटा देखते हैं। फ्लाइंग मंकीज से निपटना बहुत दर्दनाक हो सकता है, क्योंकि अक्सर ये वही लोग होते हैं जिन्हें आप अपना दोस्त मानते थे। आप धोखा खाया हुआ और अकेला महसूस करते हैं। यह समझना जरूरी है कि उनसे बहस करना या उन्हें कुछ भी साबित करने की कोशिश करना व्यर्थ है। वे पहले ही नार्सिसिस्ट के बहकावे में आ चुके हैं और पूरी तरह प्रभावित है। एकमात्र रास्ता है उनसे भी दूरी बना लेना, ताकि आप अपने मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की है, आत्ममुग्धता, नर्सिसिज्म, मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है: भव्य या प्रकट, ग्रैंडियोस, ओवर्ट, और छिपा हुआ या असुरक्षित, कोवर्ट, वल्नरेबल। खतरे की समय पर पहचान के लिए इनके अंतर को समझना बेहद जरूरी है। ग्रैंडियोस नर्सिसिस्ट, जिसे हम प्रकट नर्सिसिस्ट भी कहते हैं,
क्लासिक स्टीरियोटाइप है। यह व्यक्ति जोरदार, डींगे मारने वाला, घमंडी और अति आत्मविश्वासी होता है। यह खुलकर ध्यान आकर्षित करना चाहता है और हमेशा लाइमलाइट में रहना पसंद करता है। वह एक बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट होता है जो अपनी करिश्माई बातों से लोगों को मोहित कर लेता है। वह श्रेष्ठता और हक की अपनी भावना को छिपाता नहीं है। वह अपनी उपलब्धियों के बारे में सीधे तौर पर बात करेगा, विशेष व्यवहार की मांग करेगा, और अगर उसे वह न मिले जो वह चाहता है तो तुरंत गुस्सा हो जाएगा। उसकी आक्रामकता अक्सर खुली होती है। वह चिल्लाएगा, अपमान करेगा और धमकी देगा। इस प्रकार के नर्सिसिस्ट को पहचानना अपेक्षाकृत आसान होता है क्योंकि उसका व्यवहार सीधे तौर पर दिखाई देता है। छिपा हुआ नर्सिसिस्ट, कोवर्ट नार्सिसिस्ट, बाहरी रूप से इसका ठीक विपरीत होता है। वह शांत, अकेला और अंतर्मुखी इंट्रोवर्टेड होता है। वह अपनी बड़ाई नहीं करता, बल्कि इसके विपरीत लगातार शिकायतें करता है और खुद को कमजोर दिखाता है। वह ध्यान की मांग नहीं करता, बल्कि पीड़ितों की भूमिका निभाकर, विक्टिम कार्ड हेरफेर करके लोगों से ध्यान खींचता है। उसका मूल मंत्र होता है, हाय रे, मैं गरीब, मैं बेचारा। वह बहुत संवेदनशील, छोटिल और शर्मीला लग सकता है, लेकिन इस मुखौटे से धोखा मत खाइएगा। अंदर से उसके पास वही भव्यता, वही प्रशंसा की आवश्यकता और सहानुभूति, एम्पैथी का वही अभाव होता है। बस वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अलग तरीके अपनाता है। उसकी आक्रामकता निष्क्रिय, पैसिव होती है, जैसे बर्फीली चुप्पी, आइस कोल्ड साइलेंस। काम में बाधा डालना, नजरअंदाज करना या नाराजगी दिखाना। वह बिना कुछ कहे ही आपको दोषी महसूस कराएगा। छिपा हुआ नर्सिसिस्ट ग्रैंडियोस नर्सिसिस्ट से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि इन्हें पहचानना मुश्किल है। उनकी चालें ज्यादा सूक्ष्म और कपटपूर्ण होती है। आप वर्षों तक उनके साथ रिश्ते में रह सकते हैं, दुखी महसूस कर सकते हैं, लेकिन यह नहीं समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप सोचेंगे कि गलती आप में है, कि आप उन्हें पर्याप्त सहयोग नहीं दे रहे हैं या आप उन्हें चोट पहुंचा रहे हैं। जबकि सच्चाई यह है कि आप एक चालाक जोड़तोड़ करने वाले मनीपुलेटर के शिकार है, जिसने अपनी शिकारी प्रकृति को असुरक्षा के मुखौटे के पीछे छिपा रखा है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि दोनों ही प्रकार के आत्ममुग्ध व्यक्ति आसपास के लोगों के लिए समान रूप से विषाक्त और विनाशकारी होते हैं। उनके तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका मूल स्वभाव और उद्देश्य एक ही होता है। एक छिपे, कवर्ट, आत्ममुग्ध व्यक्ति, नार्सिसिस्ट की प्रमुख पहचानों में से एक है पीड़ित, विक्टिम की भूमिका में उसका महारत हासिल करना। वह हमेशा दुख और तकलीफ की अवस्था में रहता है। उसे लगता है कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ है। बॉस उसकी कद्र नहीं करता, दोस्त धोखा देते हैं, पार्टनर उसे समझता ही नहीं। वह वास्तविक हो या मनगढ़ंत अपमानों और अन्यायों को जमा करता रहता है और लगातार उन्हें दूसरों के सामने पेश करता है। पीड़ित का यह चिरस्थायी रूप, विक्टिम इमेज, हेरफेर, मैनिपुलेशन का एक बहुत शक्तिशाली हथियार है। पहला, यह दूसरों में सहानुभूति और मदद की भावना पैदा करता है। जब आप अपने सामने एक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति को देखते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से उसे बचाना, दिलासा देना और सहारा देना चाहते हैं। आप उसे बचाने की कोशिश में अपनी ऊर्जा, समय और संसाधन लगाना शुरू कर देते हैं। दूसरा, पीड़ित की यह भूमिका उसके हर काम की जिम्मेदारी से उसे मुक्त कर देती है। उसकी कभी कोई गलती नहीं होती। अगर वह नौकरी में कोई प्रोजेक्ट फेल कर देता है, तो दोष उन सहकर्मियों का है जिन्होंने उसकी मदद नहीं की। अगर उसने धोखा दिया है, तो यह पार्टनर की गलती है, क्योंकि उसने पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। अगर वह आप पर चिल्लाता है, तो गलती आपकी है, क्योंकि आपने उसे मजबूर कर दिया। वह बड़ी कुशलता से सारा दोष दूसरों पर डाल देता है। अगर आप उसे जिम्मेदार ठहराने की कोशिश करते हैं, तो वह प्रयास निश्चित रूप से विफल होगा। वह तुरंत बताना शुरू कर देगा कि उसे कितना दुख हुआ है, बचपन से ही कैसे सबने उसे सताया है, और अंत में आप खुद को दोषी महसूस करने लगेंगे कि आपने उसे किसी बात के लिए उलाहना देने की हिम्मत कैसे की। तीसरा, यह छवि उसे नैतिक श्रेष्ठता
मॉरल सुपीरियोरिटी प्रदान करती है। वह खुद को एक कष्ट सहने वाला, एक शहीद मानता है जो भाग्य के वारों को सहन कर रहा है, जबकि बाकी सब क्रूर और असंवेदनशील लोग हैं। पीड़ित की स्थिति में होते हुए भी यह उसे हर किसी को नीचा दिखाने की अनुमति देता है। ऐसे व्यक्ति के पास रहना बहुत थका देने वाला होता है। आप लगातार महसूस करते हैं कि आप उसे बचाने के लिए बाध्य हैं, लेकिन आपके सभी प्रयास उसकी कुछ भी बदलने की अनिच्छा से टकराकर टूट जाते हैं। असल में उसे अपनी समस्याओं का समाधान नहीं चाहिए, उसे समस्याएं खुद चाहिए, क्योंकि वही उसे वह ध्यान, सहानुभूति और आवश्यक नार्सिसिस्टिक रिसोर्स, आत्ममुग्धतापूर्ण आपूर्ति देती है जिनकी उसे इतनी जरूरत होती है। वह दुख और शिकायत करने की प्रक्रिया से ही आनंद लेता है। निष्क्रिय आक्रामकता, पासिव अग्रेशन, छिपे हुए या गुप्त अहंकारी, कोवर्ट नार्सिसिस्ट की संवाद करने की प्राथमिक भाषा होती है। वह कभी भी सीधी बहस या टकराव में नहीं आता, क्योंकि यह उसकी संवेदनशील और आसानी से घायल हो जाने वाली पीड़ित की छवि से मेल नहीं खाता। इसके बजाय वह अपने गुस्से और असंतोष को व्यक्त करने के लिए ऐसे अप्रत्यक्ष और अस्पष्ट तरीकों का इस्तेमाल करता है जो आपको पागल कर देते हैं और आपको अपनी ही समझदारी पर शक करने के लिए मजबूर करते हैं। निष्क्रिय आक्रामकता किन रूपों में सामने आती है? सबसे पहला है खामोश सज्जा, साइलेंट ट्रीटमेंट। वह आपसे बात करना बंद कर देता है, एक शब्द में जवाब देता है और नजरें मिलाने से बचता है। आप उसके इर्द गिर्द दबे पांव घूमते हैं, ये समझने की कोशिश करते हुए कि आपने क्या गलती की, जबकि वह आपकी बेचैनी और अपनी इस शक्ति का मजा लेता है। दूसरा है अचानक भूलने की आदत और तोड़फोड़, सैबोटाज। वह आपकी जरूरी बात या अनुरोध को भूल जाता है। जिस मुलाकात का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उस पर वह गलती से देर से पहुंचता है। वह अनजाने में आपकी पसंदीदा चीज खराब कर देता है। वह हमेशा इसके लिए एक मासूम सा बहाना ढूंढ लेगा, लेकिन असल में यह एक छिपा हुआ बदला होता है। इसके बाद आता है दोहरी मानसिकता वाले कॉम्प्लीमेंट्स, या वो तारीफें जिनमें कोई चाल होती है, बैकहैंडेड कॉम्प्लीमेंट्स। उदाहरण के लिए, यह ड्रेस तुम पर बहुत अच्छी लग रही है, इसने तुम्हारा मोटापा बहुत अच्छे से छिपा लिया है। या वाह, तुमने यह रिपोर्ट बहुत अच्छे से संभाल ली, मुझे तो तुमसे ऐसी उम्मीद भी नहीं थी। जाहिर तौर पर यह तारीफ है, लेकिन असल में यह आपको नीचा दिखाना है। वो निशाबा पन्मी बसमिया, व्यंग्य, सार्काज्म और चुभने वाले मजाक का करता है, जो हमेशा आपकी कमजोरियों पर वार करते हैं। अगर आप बुरा मानते हैं, तो वह तुरंत आप पर हास्य की कमी, लैक ऑफ ह्यूमर का आरोप लगा देता है। टाल मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन। वह आपको दिए गए वादे को पूरा करने में जानबूझकर देर करता है, ताकि यह दिखाया जा सके कि आपकी जरूरतें उसके लिए कितनी महत्वहीन है। निष्क्रिय आक्रामकता मानसिक शोषण, साइकोलॉजिकल अब्यूज का एक बहुत ही थका देने वाला रूप है, क्योंकि इससे निपटना मुश्किल है। अगर आप उससे सीधी बात करने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं, क्या तुम मुझसे नाराज हो? तो वह शायद जवाब देगा, नहीं, तुम्हें भ्रम हुआ है, सब ठीक है। वह अपने गुस्से से इनकार करता है और आपको शकी या वहमी, पैरानॉइड साबित करता है। आप लगातार तनाव में रहते हैं, उसके छिपे हुए इशारों को समझने की कोशिश करते हैं, और यह आपकी तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम को पूरी तरह से थका देता है। कार्यक्षेत्र एक नार्सिसिस्ट के लिए मानो एक आदर्श जमीन है, जहां उसे भरपूर संसाधन मिलते हैं, पहचान, शक्ति और लोगों को अपने इशारों पर नचाने का मौका। जब कोई नार्सिसिस्ट बॉस बनता है, तो वह एक सच्चा तानाशाह बन जाता है। वह कर्मचारियों की मेहनत का श्रेय खुद ले लेगा, मीटिंग्स में उन्हें सार्वजनिक रूप से जलील करेगा और कर्मचारियों को आपस में लड़वाएगा ताकि वह उनकी वफादारी हासिल कर सके। वह पूरे कार्यस्थल पर डर और अविश्वास का जहरीला माहौल पैदा करता है। वह बिना सवाल किए आज्ञा पालन और तारीफ की मांग करता है। किसी भी आलोचना या असहमति को वह बगावत मानता है और कठोरता से सजा देता है। वह अपने चहेतों पर
खूब काम का बोझ डालेगा और फिर उनके काम को नकार देगा। दूसरी ओर वह उन लोगों को आगे बढ़ाएगा जो उनकी सबसे ज्यादा चापलूसी करते हैं, भले ही उनमें पेशेवर योग्यता हो या न हो। एक सहकर्मी के रूप में नार्सिसिस्ट भी कम खतरनाक नहीं होता। वह साजिशें रचेगा, अफवाहें फैलाएगा और आपको मैनेजमेंट के सामने फंसाएगा ताकि वह आपके मुकाबले ज्यादा बेहतर दिखे। वह आपकी मेहनत को बिगाड़ सकता है, जैसे गलती से जरूरी फाइल डिलीट कर देना या आपको सही जानकारी न देना। वह लगातार मैनेजमेंट और दूसरे सहकर्मियों के बारे में शिकायत करेगा, आपको अपनी टीम में शामिल करने की कोशिश करेगा। लेकिन बॉस की नजर में वह अक्सर एक आदर्श कर्मचारी होता है, आकर्षक, पहल करने वाला, हमेशा मदद के लिए तैयार। वह अपनी छवि बनाने में माहिर होता है और आपकी शिकायतें शायद ही कोई गंभीरता से लेगा। आपको महज ईर्ष्यालु या झगड़ालू मान लिया जाएगा। नार्सिसिस्ट के साथ काम करना लगातार तनाव में रहने जैसा है। आप कभी आराम नहीं कर सकते। आपको हर पल पीठ पर वार होने का डर रहता है। इसका नतीजा पेशेवर थकावट यानी बर्नआउट, चिंता और डिप्रेशन के रूप में सामने आता है। आपकी उत्पादकता घट जाती है क्योंकि आपकी सारी ऊर्जा उसकी चालाकियों का सामना करने और अपनी सीमाओं की रक्षा करने में चली जाती है। अगर आप अपने बॉस या सहकर्मी में नार्सिसिस्ट को पहचान गए हैं, तो सबसे बेहतर यही होगा, यदि संभव हो, कि आप अपना विभाग या नौकरी ही बदल लें। उसे सुधारने या उससे समझौता करने की कोशिश करना एक ऐसी बेकार की कल्पना है जिसकी कीमत आपको अपने करियर और स्वास्थ्य से चुकानी पड़ सकती है। एक आत्ममुग्ध व्यक्ति नार्सिसिस्ट जिस सबसे दुखद भूमिका में खुद को पाता है, शायद वह माता पिता की भूमिका है। आत्ममुग्ध माता पिता के लिए बच्चा अपनी इच्छाओं, भावनाओं और जरूरतों वाला एक अलग इंसान नहीं होता। वह तो बस माता पिता का विस्तार होता है, उनका एक प्रोजेक्ट, एक साधन और उनके अहम की पूर्ति का एक औजार। ऐसे माता पिता अपने बच्चे को या तो आदर्श बनाते हैं या फिर उसे तुच्छ समझते हैं और अक्सर इन दोनों तरीकों के बीच अदला बदली करते रहते हैं। बच्चा स्वर्ण बच्चा, गोल्डन चाइल्ड बन सकता है, जिस पर माता पिता अपनी सारी उम्मीदें थोप देते हैं। उसे हर चीज में सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, पढ़ाई में, खेल में, संगीत में। उसकी सफलताएं माता पिता की सफलताएं होती है, जिनका प्रदर्शन वे गर्व से दूसरों के सामने करते हैं। लेकिन यह प्यार सशर्त होता है। बच्चे को इसलिए प्यार नहीं किया जाता कि वह कौन है, बल्कि उसकी उपलब्धियों के लिए किया जाता है। कोई भी असफलता या माता पिता के तय किए गए दायरे से बाहर निकलकर अपनी पहचान जाहिर करने की कोई भी कोशिश उसे बेरुखी, अस्वीकृति और अपमान के रूप में दंडित करती है। परिवार में कोई दूसरा बच्चा बलि का बकरा, स्केपगोट बन सकता है। उस पर सारी समस्याएं थोपी जाती है, उसकी लगातार आलोचना की जाती है, उसे नीचा दिखाया जाता है और स्वर्ण बच्चे से उसकी तुलना की जाती है। वह उस नफरत और तिरस्कार का पात्र बन जाता है जिसे नार्सिसिस्ट असल में अपने लिए महसूस करता है। आत्ममुग्ध माता पिता में सहानुभूति की कमी होती है। वे बच्चे की भावनात्मक जरूरतों को न तो देख पाते हैं और न ही उन्हें स्वीकार करते हैं। वे डायरी पढ़कर और हर कदम को नियंत्रित करके बच्चे की निजी सीमाओं का उल्लंघन करते हैं। वे बच्चे को अपनी भावनात्मक डस्टबिन की तरह इस्तेमाल करते हैं, उससे अपनी वयस्क समस्याएं साझा करते हैं। वे बच्चे के दोस्तों या सहयोगियों से भी जलन महसूस कर सकते हैं। ऐसे माहौल में पलने वाला बच्चा गंभीर मनोवैज्ञानिक आघात, ट्रॉमा झेलता है। उनमें स्वस्थ आत्मबोध विकसित नहीं हो पाता। वे माता पिता को खुश करने के लिए अपनी सच्ची भावनाओं और जरूरतों को दबाना सीख जाते हैं। वे बड़े होते हैं तो उनमें अपराध बोध, शर्म और हीनता की पुरानी भावनाएं घर कर जाती है। वयस्क जीवन में ऐसे लोग अक्सर डिप्रेशन और चिंता विकारों, एंजाइटी डिसऑर्डर्स से पीड़ित होते हैं और दुर्भाग्यवश वे खुद नार्सिसिस्ट लोगों के साथ संबंध बनाने लगते हैं, क्योंकि उनके लिए यह पैटर्न ही परिचित और सामान्य होता है। एक रोमांटिक पार्टनर के तौर पर नार्सिसिस्ट शायद सबसे ज्यादा चर्चित और बात किया जाने वाला विषय है।
इनके साथ रिश्ते एक जाने पहचाने चक्रीय पैटर्न पर चलते हैं। शुरुआत होती है सिर घुमा देने वाली प्रेम की बमबारी, लव बॉम्बिंग से। वह आपको एकदम परफेक्ट लगता है। वह बात कहता और करता है जिसका आपने सपना देखा था। वह यह भ्रम पैदा करता है मानो आप दोनों एक ही पहेली के दो खोए हुए टुकड़े हैं जो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। वह तेजी से आगे बढ़ता है, जल्द ही साथ रहने लगता है, यहां तक कि शादी का प्रस्ताव भी दे देता है। उसका एकमात्र लक्ष्य होता है आपको जल्द से जल्द खुद से बांध लेना। फिर जब आप पूरी तरह से प्यार में पड़ जाते हैं और भावनात्मक रूप से निर्भर हो जाते हैं, तब शुरू होता है धीरे धीरे किया जाने वाला दर्दनाक अनमोलन, डीवैल्यूएशन। वह आपकी शक्ल सूरत, आपकी अक्ल, यहां तक कि आपके दोस्तों की आलोचना करने लगता है। वह भावनात्मक झूले, इमोशनल रोलर कोस्टर चलाता है। आज वह ठंडा और बेपरवाह है, तो कल फिर से प्यार भरा और कोमल बन जाएगा। यह आपको लगातार तनाव में रखता है और आप उसकी मोहब्बत कमाने की कोशिश में लगे रहते हैं। वह आपको खुद पर संदेह करवाने के लिए गैसलाइटिंग गैसलाइटिंग का इस्तेमाल करता है। वह दूसरों के साथ फ्लर्ट करता है ताकि आप में जलन पैदा हो और उसे अपनी अहमियत महसूस हो। धीरे धीरे वह आपको बाहरी दुनिया से अलग करते हुए आपके पैसे, आपका समय और आपके दोस्तों के समूह को नियंत्रित करने लगता है। नार्सिसिस्ट के साथ शारीरिक संबंध भी हेरफेर, मैनिपुलेशन का एक जरिया होते हैं। शुरुआत में यह शायद बहुत जोशीला और नयापन से भरा हो, लेकिन समय के साथ यह ठंडा, यांत्रिक, मैकेनिकल हो जाता है या पूरी तरह से खत्म हो जाता है। वह अंतरंगता से इनकार को सजा के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकता है। आप डर, अपराधबोध, गिल्ट और उम्मीद के एक लगातार धुंधलके में जीते हैं। आप उसे नाराज करने से डरते हैं। आप उसके बुरे मूड के लिए खुद को दोषी महसूस करते हैं और आप यह उम्मीद पाले रखते हैं कि जिस बेहतरीन इंसान से आपको प्यार हुआ था, वह वापस आ जाएगा। इस चक्र का चरमोत्कर्ष, क्लाइमैक्स होता है त्याग, डिस्कार्ड, एक बेरहम और अचानक किया गया ब्रेकअप। लेकिन इसके बाद भी वह आपको वैक्यूम क्लीनर, होवरिंग की तरह वापस खींचने की कोशिश कर सकता है। नार्सिसिस्ट के साथ रहना कोई रिश्ता नहीं, बल्कि एक भावनात्मक मशीन, इमोशनल मीट ग्राइंडर में पिसना है। यह आपको पूरी तरह से थका देता है, आपके आत्मसम्मान, स्वास्थ्य और करियर को बर्बाद कर देता है। ऐसे रिश्ते से बाहर निकलना एक लंबी और दर्दनाक प्रक्रिया है, जिसमें बहुत प्रयास और अक्सर पेशेवर मदद की जरूरत होती है। लेकिन खुद को बचाने और नए सिरे से जिंदगी शुरू करने का यह एकमात्र रास्ता है। किसी नार्सिसिस्ट, आत्ममुग्ध व्यक्ति के साथ बातचीत करने का सबसे अजीब और दिमाग घुमा देने वाला पहलू है उनका बात करने का तरीका, जिसे मनोवैज्ञानिक वर्ड सैलेड कहते हैं। यह तब होता है जब आप उससे किसी गंभीर मुद्दे पर बात करने या उसे उसकी जिम्मेदारी याद दिलाने की कोशिश करते हैं। सार्थक संवाद करने के बजाय वह अचानक बेतरतीब, अतार्किक और विरोधाभासी वाक्यों की एक झड़ी लगा देता है, जिनका विषय से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। वह एक विषय से दूसरे पर कूदता रहेगा, आपको 10 साल पुरानी बातों के लिए दोषी ठहराएगा, दार्शनिकों के उद्धरण देगा और बेतुकी तुलनाएं करेगा। उसकी बातें व्याकरण की दृष्टि से सही हो सकती हैं, पर सार के हिसाब से पूरी तरह अर्थहीन होती है। इस वर्ड सैलेड का उद्देश्य है जवाब देने से बचना, आपको भ्रमित करना, उलझाना और आपको पूरी तरह थका देना। आप एक स्पष्ट सवाल से बातचीत शुरू करते हैं, लेकिन आधे घंटे बाद आपको याद भी नहीं रहता कि बात कहां से शुरू हुई थी और आप खुद को पूरी तरह से खाली और मूर्ख महसूस करने लगते हैं। आप उसकी किसी एक बात को पकड़ने की कोशिश करते हैं और वह तुरंत दूसरी पर छलांग लगा देता है। आप उसे वापस विषय पर लाने की कोशिश करते हैं तो वह आप पर ही आरोप लगाता है कि आप उसे सुन नहीं रहे। ये नंगे हाथों से मछली पकड़ने जैसा है, असंभव। इस तरह की बातचीत के अंत में आपको लगता है कि आप हार गए, जबकि आपको यह भी समझ नहीं आया कि आपके साथ कौन सा खेल खेला गया। और नार्सिसिस्ट खुद को विजेता घोषित करता है।
उसने न तो आपके सवाल का जवाब दिया, न ही अपनी गलती मानी और उल्टे आपको बेवकूफ महसूस करवा दिया। यह उसके अहंकार, ईगो को बचाने की एक बेहद प्रभावी रणनीति है। वह शब्दों का एक ऐसा धुएं का पर्दा खड़ा करता है जिसके पीछे वह अपनी गलती और जिम्मेदारी से बचने की अनिच्छा को छिपा लेता है। अगर आप देखते हैं कि किसी व्यक्ति के साथ हर गंभीर बातचीत के बाद आपका सिर दर्द करने लगता है और आपको ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने आपके दिमाग को ब्लेंडर में चला दिया हो, तो पूरी संभावना है कि आपका सामना वर्ड सैलेड के किसी माहिर खिलाड़ी से हुआ है। नार्सिसिस्ट का एक और जाना माना सुरक्षा तंत्र है प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन। प्रक्षेपण वह प्रक्रिया है जब कोई व्यक्ति अपने ऐसे विचारों, भावनाओं या चरित्र लक्षणों को दूसरों पर थोप देता है जिन्हें वह खुद स्वीकार नहीं कर पाता। नार्सिसिस्ट अपनी छवि को महान, ग्रैंडियोज बनाए रखना चाहता है, इसलिए वह खुद में कोई कमी नहीं देख सकता। यदि वह कमी मानेगा तो उसकी यह शानदार छवि टूट जाएगी। इसलिए वह इन कमियों को अपने मन से बाहर निकालता है और दूसरों पर, खासकर अपने पार्टनर पर चिपका देता है। यह काम कैसे करता है? एक बेवफा नार्सिसिस्ट पति अपनी पत्नी पर शक करेगा और उसे हर कदम पर धोखा देने का इल्जाम लगाएगा। एक झूठा नार्सिसिस्ट हमेशा यही कहेगा कि सब लोग उससे झूठ बोल रहे हैं और किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एक आलसी और गैर जिम्मेदार नार्सिसिस्ट आपको कोसेगा कि आप घर का कोई काम नहीं करते, और एक स्वार्थी नार्सिसिस्ट आपको स्वार्थी कहेगा, खासकर तब जब आप लंबे समय बाद पहली बार अपने लिए कुछ करने का फैसला करेंगे। प्रक्षेपण वास्तव में एक बहुत ही शातिर चाल है। पहला, यह नार्सिसिस्ट को अपनी नजरों में बेदाग बने रहने देता है। वह झूठा नहीं है, आप झूठे हैं। वह स्वार्थी नहीं है, आप स्वार्थी हैं। दूसरा, यह आपको पूरी तरह से भ्रमित कर देता है और आपको लगातार सफाई देने पर मजबूर करता है। आप अपनी सारी ऊर्जा यह साबित करने में लगा देते हैं कि आप वैसे नहीं हैं जैसा वह आपको बता रहा है। आप खुद पर ही शक करने लगते हैं, कहीं मैं सच में स्वार्थी तो नहीं हूं? तीसरा, यह नार्सिसिस्ट के असली व्यवहार से ध्यान हटा देता है। जब आप उसके झूठे आरोपों से अपना बचाव कर रहे होते हैं, तब आप यह देख ही नहीं पाते कि वह खुद ठीक वही काम कर रहा है जिसका आरोप उसने आप पर लगाया था। प्रक्षेपण को इसकी अतिशयोक्ति और अतार्किकता, इरेशनैलिटी से पहचाना जा सकता है। अगर कोई आप पर किसी ऐसी चीज का आरोप लगा रहा है जो आपके स्वभाव में बिल्कुल नहीं है, और वह ऐसा अविश्वसनीय जोश और जिद के साथ कर रहा है, तो रुकिए और सोचिए, क्या यह व्यक्ति कहीं खुद अपना ही वर्णन तो नहीं कर रहा है? अक्सर यह समझने के लिए कि नार्सिसिस्ट वास्तव में क्या कर रहा है और क्या सोच रहा है, आपको बस इतना सुनना होगा कि वह आपको किस चीज का इल्जाम दे रहा है। एक नार्सिसिस्ट के साथ अपनी व्यक्तिगत सीमाएं, बाउंड्रीज तय करने की कोशिश करना मानो उन पर जंग का ऐलान करना है। नार्सिसिस्ट के लिए सीमाएं जैसी कोई चीज होती ही नहीं। वे आपको एक अलग इंसान के तौर पर नहीं देखते, बल्कि अपनी ही संपत्ति, अपना ही विस्तार मानते हैं। इसलिए आपका ना कहना, अपने व्यक्तिगत समय, अपनी राय या दूसरे लोगों से मिलने के अधिकार को बचाए रखने का कोई भी प्रयास उन्हें आक्रमण, विश्वासघात और व्यक्तिगत अपमान जैसा लगता है। उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी? सबसे पहले, गुस्सा। वे बड़ा हंगामा कर सकते हैं, आप पर चिल्ला सकते हैं और आपको स्वार्थी, सेल्फिश या भावनाहीन होने का आरोप लगा सकते हैं। वे कहेंगे, जो कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है, उसके बाद तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? दूसरा, अपराध बोध, गिल्ट का हेरफेर। वे दया की भीख मांगना शुरू कर देंगे, खुद को एक पीड़ित, विक्टिम की तरह पेश करेंगे। तुम मुझे बहुत दुख दे रहे हो, मैं इस व्यवहार के लायक नहीं हूं। मैं जानता हूं तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं है। सिर्फ इसलिए कि आपने खुद का ख्याल रखने की कोशिश की, वे आपको एक क्रूर और निर्दयी राक्षस जैसा महसूस करवा देंगे। तीसरा, आपकी सीमाओं को पूरी तरह नजरअंदाज करना।
आप उन्हें 100 बार कोई काम न करने के लिए कह सकते हैं, लेकिन वे ऐसा करना जारी रखेंगे जैसे उन्होंने आपको सुना ही नहीं। वे जानबूझकर आपकी सीमाओं का उल्लंघन करेंगे ताकि यह दिखा सके कि बॉस कौन है। वे आपकी इस गुस्ताखी के लिए आपको सजा देना शुरू कर सकते हैं, जैसे चुप्पी साध लेना, साइलेंट ट्रीटमेंट, ठंडा व्यवहार या साथ के प्लान रद्द कर देना। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि आप समझ जाएं। सीमाएं निर्धारित करना दर्दनाक और व्यर्थ है। बहुत से लोग ऐसी तीखी प्रतिक्रिया देखकर पीछे हट जाते हैं और टकराव से बचने के लिए नार्सिसिस्ट को अपनी सीमाएं तोड़ते रहने देते हैं। लेकिन यह रास्ता कहीं नहीं जाता। उनकी सभी हेरफेरों और गुस्से के बावजूद अपनी सीमाओं पर लगातार और मजबूती से टिके रहना ही इस तरह के रिश्ते में खुद को बचाने का एकमात्र तरीका है। और अगर वे पूरी तरह से आपकी सीमाओं का सम्मान करने से मना कर देते हैं, तो यह एक स्पष्ट संकेत है कि अब रिश्ता खत्म करने का समय आ गया है। क्योंकि बिना सीमाओं वाला रिश्ता रिश्ता नहीं, बल्कि गुलामी है। कोई व्यक्ति नार्सिसिस्ट क्यों बन जाता है, यह समझने के लिए हमें उसके बचपन में झांकना होगा। नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एनपीडी यूं ही पैदा नहीं होता। इसके मूल में आमतौर पर बचपन का कोई गहरा आघात, ट्रॉमा और शर्मिंदगी का एक ऐसा एहसास होता है जो व्यक्ति को पूरी तरह से घेर लेता है। एनपीडी के निर्माण के दो मुख्य सिद्धांत हैं। पहला है भावनात्मक रूप से ठंडा बचपन का सिद्धांत। इस माहौल में बच्चा भावनात्मक शीतलता, अस्वीकृति, लगातार आलोचना और उपेक्षा के बीच बड़ा होता है। उसकी सच्ची भावनाओं और जरूरतों को नजरअंदाज किया जाता है। उसे बिना शर्त प्यार नहीं मिलता, बल्कि केवल उसकी सफलताओं के लिए प्यार मिलता है, जैसे अच्छे नंबर लाने या खेल में जीतने पर। वह यह सीखता है कि उसका असली स्वरूप, ट्रू सेल्फ, अवांछित और बेकार है। ऐसे माहौल में जीवित रहने और थोड़ी सी भी प्रशंसा या प्यार पाने के लिए बच्चा अपना एक झूठा, भव्य स्वरूप, फॉल्स सेल्फ, रच लेता है। यह एक आदर्श छवि होती है जिसे उसे लगता है कि लोग प्यार करेंगे। वह अपने इस सच्चे और असुरक्षित स्वरूप को इतनी गहराई में छिपा देता है कि समय के साथ वह खुद भी इसके अस्तित्व को भूल जाता है। उसका पूरा आगे का जीवन इस मुखौटे फेसाद को बनाए रखने और उस प्रशंसा को पाने की एक बेताब कोशिश बन जाता है जिसकी कमी उसे बचपन में महसूस हुई थी। दूसरा सिद्धांत इसके विपरीत बच्चे की अत्यधिक प्रशंसा और आदर्शवाद से जुड़ा है। माता पिता उसे यह विश्वास दिलाते हैं कि वह एक प्रतिभाशाली जीनियस है, सबसे अच्छा है और बहुत खास है। उसे हर चीज करने की छूट होती है। उसकी कोई सीमाएं या जिम्मेदारियां तय नहीं की जाती। उसे सहानुभूति, एम्पैथी और दूसरों के प्रति सम्मान करना नहीं सिखाया जाता। वह अपनी विशिष्टता और विशेष व्यवहार के अधिकार के एक मजबूत विश्वास के साथ बड़ा होता है। लेकिन इस मामले में भी उसका सच्चा स्वरूप विकसित नहीं हो पाता। उसे इसलिए प्यार नहीं मिलता कि वह कैसा है, बल्कि इसलिए मिलता है क्योंकि वह माता पिता द्वारा बनाई गई आदर्श छवि को दर्शाता है। जब वह वास्तविक दुनिया का सामना करता है, जहां उसे ब्रह्मांड का केंद्र नहीं माना जाता, तो उसे गहरा सदमा, शॉक लगता है और वह एक नार्सिसिस्टिक आघात, ट्रॉमा का अनुभव करता है। दोनों ही मामलों में समस्या का मूल केंद्र जहरीली शर्मिंदगी, टॉक्सिक शेम है, खुद के खराब या त्रुटिपूर्ण होने का गहरा एहसास। और यह पूरी नार्सिसिस्टिक संरचना इस असहनीय भावना से बचाव का बस एक जटिल और अपरिपक्व तरीका है। नार्सिसिस्टिक शोषण के शिकार कई पीड़ितों को एक सवाल अंदर ही अंदर खाता रहता है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैंने ऐसा पार्टनर क्यों चुना? मुझ में क्या कमी है? यह सवाल बहुत अहम है और इसका जवाब आपके खुद के अतीत में छिपा है। हम अपनी जिंदगी में कुछ खास लोगों को यूं ही आकर्षित नहीं करते। अक्सर कुछ विशेष चरित्र विशेषताओं वाले लोग ही नार्सिसिस्ट के जाल में फंसते हैं। पहला, वे लोग जिनमें गहरी सहानुभूति, हाई एम्पैथी होती है। ऐसे लोग दूसरों का दर्द तुरंत महसूस कर लेते हैं और उनमें दया और दूसरों को बचाने की भावना बहुत प्रबल होती है। पीड़ित की नकल करने वाला छिपा हुआ नार्सिसिस्ट
ऐसे बचाने वाले के लिए एकदम सही शिकार होता है। आप उनका दुख देखते हैं, उन्हें अपनी मोहब्बत से ठीक करना चाहते हैं, आप अपनी पूरी जान लगा देते हैं, पर इस बात पर ध्यान नहीं देते कि वह आपकी सारी ऊर्जा चूस रहा है। दूसरा, वे लोग जो खुद नार्सिसिस्टिक या भावनात्मक रूप से ठंडे माता-पिता के साथ पले बढ़े हैं, उनके लिए ऐसे संबंध जहां प्यार कमाने के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है, जहां उनकी भावनाओं को अनदेखा किया जाता है और उनकी सीमाओं, बाउंड्रीज का उल्लंघन होता है, ये सब बहुत सामान्य है। वे अचेतन रूप से सबकॉन्शियसली एक ऐसे पार्टनर की तलाश करते हैं जो बचपन के उसी पुराने पैटर्न को दोहराए, इस उम्मीद में कि इस बार वे उस कहानी को बदलकर वह प्यार हासिल कर लेंगे जो उन्हें कभी नहीं मिला। तीसरा, वे लोग जिनका आत्मविश्वास कम होता है और जिनकी व्यक्तिगत सीमाएं, पर्सनल बाउंड्रीज कमजोर होती है। वे अपनी भावनाओं पर भरोसा नहीं करते और नहीं कहना नहीं जानते। नार्सिसिस्ट इसे तुरंत भांप लेता है और समझ जाता है कि ऐसे इंसान को नियंत्रित करना आसान है। लव बॉम्बिंग लव बॉम्बिंग के चरण में वह आपको ठीक वही देता है जिसकी आपको कमी महसूस होती है, यानी खुद के मूल्य और महत्व का एहसास। आपको इसकी नशे की तरह लत लग जाती है और आप बाद में होने वाले अपमान को भी सहने के लिए तैयार रहते हैं, बस एक और खुराक मिल जाए। यह समझना बहुत जरूरी है, नार्सिसिस्ट के साथ संबंध में आना आपकी गलती नहीं है। कसूरवार हमेशा शोषण करने वाला होता है, न कि पीड़ित। लेकिन अपनी उन कमजोरियों को पहचानना जिन्होंने आपको मैनिपुलेटर का निशाना बनाया, उपचार की दिशा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है, ताकि भविष्य में आप केवल स्वस्थ और खुशहाल रिश्ते बना सकें। किसी नार्सिसिस्ट या अहंकारी व्यक्ति के साथ रिश्ते से बाहर निकलना ठीक होने के एक लंबे और मुश्किल सफर की सिर्फ शुरुआत है। नार्सिसिस्टिक दुर्व्यवहार, अब्यूज, आपकी आत्मा पर गहरे जख्म छोड़ जाता है। आप पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पीटीएसडी, डिप्रेशन, एंजाइटी और पैनिक अटैक से जूझ सकते हैं। आपका आत्मसम्मान पूरी तरह से टूट चुका होता है। आपको लोगों पर और खुद पर भी भरोसा नहीं रहता। तो अब क्या करें? पहला और सबसे जरूरी कदम है नो कॉन्टैक्ट। नो कॉन्टैक्ट। उस व्यक्ति से सभी संपर्क पूरी तरह से तोड़ दे। उसे हर जगह ब्लॉक करे, फोन, सभी मैसेजिंग एप्स और सोशल मीडिया पर। उन जगहों पर जाने से बचे जहां आप उनसे मिल सकते हैं। उनकी याद दिलाने वाली सभी तस्वीरें और उपहार हटा दे। किसी भी तरह का संपर्क आपको फिर से उनके प्रभाव में ला सकता है। अगर आपके बच्चे साझे हैं और पूरी तरह से संपर्क तोड़ना असंभव है, तो मेक द ग्रे रॉक विधियां का उपयोग करें। उनसे सिर्फ जरूरी बातों पर संक्षेप में, रूखे ढंग से और बिना किसी भावना के बात करें, जैसे किसी अजनबी से करते हैं। बहस में न पड़े, उकसावे पर कोई प्रतिक्रिया न दे। दूसरा कदम है जानकारी हासिल करना, एजुकेशन। नार्सिसिज्म के बारे में जो कुछ भी मिले, किताबें पढ़ें, वीडियो देखें और सब कुछ सीखें। यह समझना कि आपके साथ क्या हुआ था, कि यह आपकी गलती नहीं थी, बल्कि यह हेरा फेरी, मैनिपुलेशन का एक तयशुदा तरीका था, आपको बहुत बड़ी राहत देता है। आप खुद को दोष देना बंद कर देते हैं और स्थिति को निष्पक्ष, ऑब्जेक्टिवली रूप से देखने लगते हैं। तीसरा कदम है किसी मनोचिकित्सक, साइकोथेरेपिस्ट के साथ काम करना। किसी ऐसे विशेषज्ञ के साथ काम करें जो नार्सिसिस्टिक दुर्व्यवहार के परिणामों पर विशेषज्ञता रखता हो। विशेषज्ञ आपको सदमे से उबरने, आत्मसम्मान बहाल करने, अपनी निजी सीमाएं, पर्सनल बाउंड्रीज निर्धारित करना और खुद पर भरोसा करना सिखाने में मदद करेंगे। चौथा कदम है अपनी देखभाल करना, सेल्फ केयर। अपनी नींद और खानपान के तरीके को फिर से व्यवस्थित करें, व्यायाम करें, कोई ऐसा शौक ढूंढे जो आपको खुशी दे। उन दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ संबंध फिर से मजबूत करें जिनसे नार्सिसिस्ट ने आपको दूर कर दिया था। आपको अपनी इच्छाओं और जरूरतों को फिर से सुनना, खुद से प्यार करना और अपना सम्मान करना सीखना होगा। ठीक होने की यह राह बहुत लंबी हो सकती है। इसमें उतार चढ़ाव आएंगे और आप शायद पीछे भी हटेंगे, लेकिन याद रखें
कि आप अकेले नहीं हैं और नार्सिसिस्ट के बाद एक संपूर्ण, खुशहाल जीवन जीना बिल्कुल संभव है। आखिरकार, यह जानना बहुत जरूरी है कि नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एनपीडी को क्लस्टर बी के बाकी विकारों जैसे बॉर्डरलाइन, असामाजिक और हिस्ट्रियोनिक डिसऑर्डर से कैसे अलग किया जाए। इन सब में कुछ समानताएं हैं, जैसे भावनात्मक अस्थिरता, आवेगशीलता, इंपल्सिविटी और रिश्तों में समस्याएं, लेकिन उनके इरादे और उनकी अंदरूनी दुनिया बहुत अलग होती है। बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बीपीडी को अक्सर नार्सिसिज्म, खासकर छिपे हुए कवर्ड टाइप से जोड़कर देखा जाता है। बीपीडी वाले लोग भी अस्थिर आत्मसम्मान से जूझते हैं। उन्हें छोड़े जाने का डर होता है और वे हेर फेर, मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं। लेकिन मुख्य अंतर है सहानुभूति, एम्पथी। बीपीडी वाला व्यक्ति गुस्से के बाद सच्चे दिल से माफी मांग सकता है और पछतावा महसूस कर सकता है। उनके हेरफेर करने की वजह अक्सर अकेले रह जाने का डर होता है, न कि दूसरों पर हावी होने की इच्छा। जबकि नार्सिसिस्ट में सहानुभूति की कमी होती है। असामाजिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, सोशियोपैथी, साइकोपैथी में भी सहानुभूति का अभाव होता है और ये लोग भी दूसरों का शोषण करते हैं। लेकिन नार्सिसिस्ट का मुख्य लक्ष्य अगर तारीफ और अपनी श्रेष्ठता का प्रमाण पाना होता है, तो सोशियोपैथ का मुख्य लक्ष्य शक्ति, नियंत्रण और भौतिक लाभ या आनंद प्राप्त करना होता है। सोशियोपैथ बिना किसी पछतावे के सामाजिक मानदंडों और कानूनों का उल्लंघन करता है। नार्सिसिस्ट भी कानून तोड़ सकता है, लेकिन वह अपनी छवि और दूसरों की नजर में कैसा दिखता है, इस बात को लेकर ज्यादा चिंतित रहता है। अब बात करते हैं हिस्ट्रियोनिक, नाटकी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की। नार्सिसिस्ट की तरह ये लोग भी ध्यान चाहते हैं, लेकिन वे इसे किसी भी तरह से हासिल करने को तैयार होते हैं, भले ही इसके लिए उन्हें मूर्ख या हास्यास्पद दिखना पड़े। वे बहुत नाटकीय और भावुक होते हैं और उनके इमोशंस तेजी से बदलते हैं। लेकिन नार्सिसिस्ट को केवल ध्यान नहीं, बल्कि प्रशंसा चाहिए होती है। वह कभी खुद को अपमानजनक स्थिति में नहीं डालेगा। सटीक निदान करना तो पेशेवर मनोचिकित्सकों का काम है, लेकिन आप जैसे आम इंसान के लिए एक बात समझना जरूरी है। जो इंसान आपको लगातार नुकसान पहुंचा रहा है, उसका सटीक डायग्नोसिस क्या है, यह उतना मायने नहीं रखता। जरूरी यह है कि आप उस जहरीले व्यवहार, टॉक्सिक बिहेवियर को पहचानें, अपनी सीमाएं तय करें और अगर जरूरी हो तो अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत बचाने के लिए वहां से दूर हट जाए। तो इसी के साथ नार्सिसिज्म की दुनिया में हमारा यह गहन विश्लेषण, डीप डाइव समाप्त होता है। हमने 30 मुख्य पहलुओं पर बात की, जिनमें छिपी हुई आत्ममहत्ता, ग्रैंडियोसिटी और सफलता के ख्याली पुलाव से लेकर गैसलाइटिंग, लव बॉम्बिंग और बेरहमी से इस्तेमाल करके छोड़ देने जैसी विनाशकारी रणनीतियां शामिल थीं। हमने देखा कि एक नार्सिसिस्ट दूसरों का कैसे इस्तेमाल करता है, वह किस तरह अपने कमजोर आत्मसम्मान को घमंड के पीछे छिपाता है और कैसे उसके बचपन के घाव उसे एक भावनात्मक शिकारी, इमोशनल प्रेडेटर में बदल देते हैं। सबसे जरूरी और शायद सबसे चौंकाने वाला निष्कर्ष यह है कि एक नार्सिसिस्ट कभी भी सच्चा प्यार या गहरे और नजदीकी रिश्ते नहीं निभा सकता। उसके लिए लोग केवल एक फंक्शन, काम है, एक आईना जो उसका बड़प्पन दिखाता है, या बस एक बैटरी जो उसके अंदर के खालीपन को शक्ति देती है। अपने प्यार से नार्सिसिस्ट को बदलने, बचाने या ठीक करने की कोशिश करना आत्मविनाश का सीधा रास्ता है। वह नहीं बदलेगा क्योंकि उसे लगता ही नहीं कि उसके साथ कुछ भी गलत है। उसकी दुनिया की तस्वीर में गलती हमेशा आपकी होती है। इसलिए इससे निपटने की एकमात्र सही रणनीति यह है कि आप खतरे को पहचानें और उससे तुरंत दूरी बना लें। आपका मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ, आपका आत्मसम्मान, आपकी जिंदगी, ये सब अनमोल है और किसी को भी इन्हें बर्बाद करने का कोई अधिकार नहीं है। इस लंबे और जरूरी लेकिन मुश्किल वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई है, तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें,
ताकि आप हमारे अगले विश्लेषणों को मिस न करें। और अब एक सवाल जो हमारे पूरे समुदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बताए गए लक्षणों या नार्सिसिस्ट की रणनीतियों में से आपको सबसे ज्यादा जाना पहचाना कौन सा लगा और क्यों? अपनी कहानी या विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आपका अनुभव किसी और को अपनी आंखें खोलने और ऐसे टॉक्सिक रिश्तों से बाहर निकलने की हिम्मत दे सकता है। अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।